सही होगी। यार चैटिंग रुक जाती है यार। देखा भैया, चैटिंग बैटिंग नहीं आ रही तुम्हारी है ना, इसलिए रुक जाओ अभी। करन दो सेटिंग। यार यहाँ तो 1 सेकंड में 20 मैसेज आ रहे हैं और यहाँ 1 सेकंड में 2 मैसेज आ रहे हैं। लेकिन इसमें फील तो नहीं आती है। हाँ भैया, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, क्या हाल चाल बंधुओं? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। यो, समोसा इफेक्ट। अबे जब कैलकुलेशन गड़बड़ होगी तब बोलना ना। हाँ भाई गुड इवनिंग, चल पड़ी चल पड़ी चल पड़ी। हाँ अब चल पड़ी है। यार फिर भी ये स्लो है और ये फास्ट है ना। इसका मतलब ये है कि 40-50% बच्चों की चैट मुझे दिख नहीं रही है। करो सेट करो इसको। चलो, सब कुछ मेरे साथ ही होना होता है ना, टेक्निकल प्रॉब्लम ऑल। हाँ, बोलो भैया कैसे हो? हैं? आयुष स्टार्ट हो गई, अरे वाह। ओ तभी तो इतना खुश दिख रहा है? हाँ, कोई बात ना बेटा, कुछ टाइम के बाद रोना भी शुरू कर देगा। ये नाम ही ऐसा है, जिसकी जिंदगी में चला जाता है वो रोना शुरू कर देता है। ओ ये क्या बोल रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए अगर सही गुरु जी आपको मिल जाए, ठीक है, हाँ सही रास्ता आपको मिल जाए शुरू में ही, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। और बता, आज बहुत सारी पढ़ाई करनी है भाई साहब, कल खूब क्वेश्चन से प्रैक्टिस किए थे। आज मैं चाहता हूं रेजोनेंस और क्या एलसी ऑसिलेशन दोनों अपन खत्म कर सके, और अगर समय बच गया तो ट्रांसफॉर्मर भी। हाँ तो आज अपन थ्योरी थ्योरी वाला पार्ट पकड़ेंगे, ठीक है। 5 विकेट कहां गिर गए भाई? है, बोलो बोलो बोलो। 5 विकेट कहां गिर गए भाई? 4 विकेट, 5 विकेट है। एटीएस सर, अरे बाबा को कॉल करो, ठीक है कर लेंगे। ओ हो। अच्छा, आईओसी में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके 5 विकेट गिर गए। अच्छा, कोई बात नहीं, सीखने को तो मिला होगा ना। देख, मैं एक बार तुझे बता देता हूं, मैं पढ़ाता भले ही फिजिक्स हूं, लेकिन सच्चाई ये कहती है कि फिजिक्स से ज्यादा नंबर तेरे केमिस्ट्री में आने चाहिए। याद रखना मेरी बात। समझ रही है? सिलेक्शन और रैंक दोनों में सबसे बड़ा योगदान केमिस्ट्री का होता है, केमिस्ट्री का। ठीक है ना, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दो केमिस्ट्री तो तेरी ऐसी होगी जो मैक्सिमम क्वेश्चन तेरे क्लास में से ही आएंगे, उससे बाहर नहीं आने वाला। ठीक है, तो इसका मतलब ये केमिस्ट्री का 2/3 पार्ट तो ऐसा हो गया जो उसके लिए बस तेरे को कॉपी क्लास के कंसेप्ट बढ़िया तरीके से पकड़ के रखने, क्लास के बाद कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, तुम्हें फिक्र रहना। ठीक है, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास के बाहर कुछ नहीं आने वाला, ये तो बढ़िया तरीके से पकड़ के रखना। और थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री में अपनी कैलकुलेशन संभाल के रखना। बिलीव मी, किसी भी आप सिलेक्शन सेलेक्ट हुए वाले बच्चों से अगर पूछोगे तो मेजॉरिटी बच्चों का यही डेटा निकल के आता है कि जितने फिजिक्स में मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, उसके 10% 15% ज्यादा मार्क्स इंक्रीज कर दो तो केमिस्ट्री के मार्क्स बन जाते हैं बच्चों के। याद रखना, इसलिए हल्के में मत लेना। ठीक है, हाँ, क्योंकि देख मैथ्स में एक मार्क्स निकालने, एक सवाल को सही करने के लिए तेरे को खूब सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पता नहीं उस वक्त एग्जामिनेशन टाइम में सवाल हो या ना हो। ठीक है, फिजिक्स में एक सवाल करने के लिए तेरे को पूरा सवाल पढ़ना पड़ेगा, पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लैंग्वेज भी जो है क्रैक करनी पड़ सकती है। लेकिन केमिस्ट्री में, खासकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो भी सवाल आएगा तेरा एज इट इज काइंड ऑफ इंफॉर्मेटिव बेस होगा कि अगर आपने बढ़िया तरीके से क्लास अटेंड करी है तो तुम करके ले जाओगे। हाँ, बढ़िया तरीके से पढ़ना। ठीक है, चल शुरू करते हैं भाई, क्योंकि आज जो है हमको बहुत पढ़ना है, बहुत सारी चीजें आज सोच के आए हैं कि आज इतना कवर करेंगे। तो सबसे पहले, ठीक है, कल का मॉन्स्टर मोड याद है ना, मॉन्स्टर मोड है ना, उसी के बाद शुरू करते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप लोग साथ साथ ही नोट्स लिखते चले, मैं बोलता जाऊंगा और आप लिखते जाइएगा। बोले ठीक है सर जी। बोले सर आरएलसी सर्किट पढ़ा था सर, आर एल सी, और ये रही बैटरी। मन कहा हाँ भैया, ये रही बैटरी। ठीक है सर जी, ये आर है, ये एल है और ये सी है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप यहां पर एक्सएल भी लिख सकते हो, इसका रेजिस्टेंस, इसको एक्सी भी लिख सकते हो, और रेजिस्टेंस से आर तो आर ही रहेगा। ठीक है सर। भैया मुद्दे की बात क्या थी, सब स्टार्ट कर लिया। अब कॉल आ रही बाबा, बेटा वहां से बाहर आ जाओ, आप चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, चलो, मैं तुम्हारी सेटिंग बंद करनी पड़ेगी, मुझे नेसेसरी, मैं चाहता नहीं बंद करना, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। शुरू करते हैं। ठीक है सर जी, आरएलसी सर्किट हम लोगों ने पढ़ा। मैंने कहा ठीक है, अगर मैं ऐसा बोलूं कि एक्सएल बराबर एक्सी हो गया, साथ साथ लिखते चला भाई साहब, क्या बोला मैंने? बोले सर ये एक्सएल बराबर, अच्छा इससे पहले कल हम लोगों ने देखा था, कल की क्लास में जो मॉन्स्टर मोड आया था उससे पहले, बोले सर जेड क्या होता है? मैंने जेड का जो फॉर्मूला होता है, इट इज द बेसिकली रिएक्ट इंपेडेंस ऑफ द सर्किट, जेड इज इक्वल टू होगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ये जेड हो जाएगा, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक मिनट, ठीक है सर। तो सर यहां से एक सीख मिली। मैंने क्या सीख मिली? बोले सर जेड को अगर आप अच्छे से लिखो तो आप ऐसे लिख सकते हो, जेड बराबर
आर स्क्वायर प्लस एक्सएल इज एन ओमेगा और एक्स इज 1/ओमेगा सी। ठीक है, इसका होल स्क्वायर का अंडर रूट। कोई नई बात नहीं है सर, ये तो सब पुरानी बात है। मैंने कहा बिल्कुल पुरानी बात है, ये कोई नई बात नहीं है। अच्छा, लेकिन यहां से एक चीज समझ में आ गई। बोले क्या समझ में आ गई? मैंने कहा भैया यहां से समझ में आया कि तेरे कंट्रोल में क्या क्या है। तो कहेगा सर ये बैटरी है, इसकी फ्रीक्वेंसी मेरे कंट्रोल में होती है। एक तरह से आप इस फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हो, इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हो, आप फ्रीक्वेंसी को घटा सकते हो। दैट मींस क्या मैं यहां से एक बात कह दूं कि कौन कौन तेरे कंट्रोल में है? सब फ्रीक्वेंसी मेरे कंट्रोल में है। अगर फ्रीक्वेंसी तेरे कंट्रोल में है तो एक्सएल तेरे कंट्रोल में है, एक्सी तेरे कंट्रोल में है, आर तेरे कंट्रोल में है। सॉरी, आर आर तो मार्केट से खरीद के लाएगा जो भी रहेगा, लेकिन अगर एक्सएल एक्सी आ गए तो जेड भी तेरे कंट्रोल में है। मतलब तू इनकी वैल्यू अपनी जरूरत के हिसाब से चेंज कर सकता है। फ्रीक्वेंसी को चेंज करेगा, ये सारी चीज चेंज हो जाएगी। मतलब ठीक है भाई साहब, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे जेड अलग अलग आएगा? बिल्कुल सही बात है। अगर आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करोगे एक्सएल चेंज होगा, एक्सएल चेंज होगा, एक्सी चेंज होगा। मतलब बिल्कुल सही बात है भाई साहब। ठीक, तो भैया क्या क्या ऐसा बोलो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे जेड अलग अलग आएगा? मतलब बिल्कुल। मैं चाहता हूं कि भाई साहब हमको ये बता दो कि जेड मिनिमम कब होगा। व्हाट इज द कंडीशन व्हेन जेड बिकम मिनिमम? तुम कहोगे भैया जी देखो सीधी सी बात ये है। बोले आप फ्रीक्वेंसी सब मार्केट से आप ये खरीद के लेके आए हो आरएलसी, ये तो आप खरीद के लेके आ गए। ठीक है सर जी, आप जेड को मिनिमम करना चाह रहे हो ना? मैंने कहा भाई मिनिमम करना चाह रहा हूं। बोले सर जी देखो जेड मिनिमम तब होगा जब ये क्वांटिटी मिनिमम हो जाए। आर तो तुमने फिक्स कर दिया। मैंने ठीक है, सब फ्रीक्वेंसी को चेंज करोगे तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल दूं जेड मिनिमम तब होगा जब एक्सएल बराबर एक्सी हो जाएगा। आप बोलोगे ठीक है सर बिल्कुल सही बात है। आप सीधी बात लिख सकते हो कि व्हेन एक्सएल बराबर एक्सी। अगर एक्सएल एक्सी दोनों बराबर हो गए, जैसे कल की क्लास में हम लोगों ने सवाल किए थे, बोले अगर एक्सएल एक्सी बराबर हो गए तो क्या मैं ऐसा बोल दूं जो जेड की वैल्यू आने वाली है, जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर एक्सएल एक्सी कैंसिल आउट हो जाएगा, जेड की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4 और ये जेड की मिनिमम वैल्यू होगी। मैंने कहा हां। मैंने कहा बस इसके बाद ही तेरे नोट सारे स्टार्ट हो गए भर भर के। क्या बोले सर पहला पॉइंट क्या? बोले सर जेड मिनिमम कब होगा? बोले जब एक्सएल बराबर एक्सी होगा। मैं रुक जा, यहां पर एक हार्ट पकड़ लेता हूं। कहां है हार्ट? ये है हार्ट का मतलब है पॉइंट। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। ये ले, ठीक है सर। यहां से समझ में आ गया कि यहां से जेड की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी? आर के बराबर होगी। मैंने अच्छा, मैंने एक बात और बता, क्या हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि सर जो आई नॉट होता है, मैंने कहा हां भैया पढ़ा था, आई नॉट बराबर होता है ई नॉट अपॉन जेड, आई मैक्स बराबर ई मैक्सिमम अपॉन जेड। आई नॉट इज द करंट का एम्पलीट्यूड। ठीक है सर जी, ओके। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि अगर जेड आपका मिनिमम होगा तो यहां से पता चल गया कि आई नॉट की जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी मेरे भाई? मैक्सिमम निकल के आ जाएगी। इसका मतलब आई नॉट की मैक्सिमम वैल्यू, ज्यादा से ज्यादा एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? तो बोलेगा ई नॉट अपॉन जेड मिनिमम दैट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर। ये नोट्स लिखने ऐसे ही तेरे को, ऐसे ही नोट्स लिखने। ठीक है, ऐसे ही नोट्स लिखने। चाहे तो तू पेन नीचे रख दे, हमारे 15 मिनट हो जाएंगे, पहले समझ ले और फिर मैं बोलता जाऊंगा तो लिख के चले जाना। चाहे तो ऐसे भी खेल सकता है। ठीक है, तो और मजा आता है, पूरा ऑफलाइन क्लास की फील आती है। और तू अगर साथ साथ लिखना चाहे तो साथ साथ लिखना, जब मैं दोबारा रिकॉर्ड कराऊंगा तो उसको रफ कॉपी पे ऐसे लिख लेना कि क्लास में सब कुछ याद करके चले जाना। ठीक है सर जी, ओके। ठीक है सर, समझ में आ गई सर, ओके। इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट और बताओ, और कौन कौन से पॉइंट इसमें बन सकते हैं? मैंने कहा पॉइंट तो बहुत बन सकते हैं भाई, पॉइंट तो बहुत ही बनेंगे। पर अभी तो रुक जा, कम से कम 20 पॉइंट लिखेंगे यहां से, 20 पॉइंट कम से। अबे यार तू क्यों परेशान कर रहा भाई? ये ले, ठीक है सर जी, ओके। ये पॉइंट निकल के आ गया। मैंने कहा ठीक है भैया, अगला पॉइंट। मैंने कहा भाई तो एक बात बता इसके बाद क्या, कि अगर मैं अल्फा पूछूं आपसे, मैंने अल्फा तो बता, अल्फा कितना होगा? तो कहता सर tan अल्फा, सर tan अल्फा हम लोगों ने पढ़ा था, tan अल्फा बराबर एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है सर, एक्सएल बराबर एक्सी हो जाएगा तो tan अल्फा क्या हो जाएगा? मैंने tan अल्फा 0 हो जाएगा। बोले ओके सर, tan अल्फा 0 हो गया तो मैं अगर आपसे पावर फैक्टर पूछूं, पावर फैक्टर अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या पावर फैक्टर आप बोल सकते हो? सर पावर फैक्टर इज cos अल्फा, अल्फा 0 तो पावर फैक्टर 1 निकल के आ जाएगा, पावर फैक्टर बिकम यूनिटी। ऐसे सवाल निकल जाते हैं एग्जामिनेशन में कि भाई साहब पावर फैक्टर यूनिटी होगी, इसका मतलब समझ जाना पावर फैक्टर यूनिटी मतलब क्या हो गया? पावर फैक्टर 1 बन चुका है। तो मतलब इस वाले केस में एक्सएल बराबर एक्सी निकल के आ गया तो इसका मतलब tan अल्फा 0 पावर फैक्टर यूनिटी। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है सर। बोले सर अगर भाई भाई वाला डायग्राम बनाए, मैंने कहा हां। बोले सर क्योंकि एक्सएल बराबर एक्सी है तो अगर मैं कह दूं इधर आई है तो वीआर भी इधर होगा, वीएल ऊपर हो जाएगा, वीसी नीचे हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। बोले यहां से ये दोनों बराबर है, एक्सएल एक्सी, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मींस यहां से हम लोग कुछ और अच्छी अच्छी बातें लिख सकते हैं कि जो वीनेट होगा, हम क्या बोलेंगे यहां पर? बोले सर वीआर तो आई की तरफ है तो जो वीनेट होगा वो वीआर के बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। मतलब बोले सर जी जो वीनेट है, वीनेट का मतलब ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ये पॉइंट रहा ए और ये पॉइंट रहा बी। ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कायदे में लिखोगे किसके बराबर? बोले वीआर प्लस वीएल प्लस बीसी। मैंने कहा ठीक है, ये प्लस ये, परंतु ये वाले दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। दैट मींस आप सीधी बात बोलोगे, बोले वीएल बीसी आपस में कैंसिल आउट हो गए, अपोजिट फेस में थे, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि वी नेट बराबर आ जाएगा बीएबी बराबर बीआर। यही आपकी बैटरी भी आ जाएगी एक तरह से, यही आपकी क्या आ जाएगी? एक तरह से बैटरी आ जाएगी। अच्छा, इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो क्या सर वीएल प्लस बीसी क्या हो जाएगा? मैंने कहा वीएल प्लस बीसी 0 हो जाएगा। दैट मींस अगर मैं यहां पर कुछ पॉइंट मार्क कर दूं ए बी सी डी, तो सर अगर मैं बी और सी के बीच में अगर वोल्टमीटर लगाऊं तो उसकी रीडिंग 0 आ जाएगी। समझ आ रही है? इतने सारे पॉइंट में रटना एक भी नहीं है। देख मेरे को भी रटा हुआ नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है ना, आप रटोगे, आप चेन पकड़ लो, आप चेन पकड़ लो, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। तू कम से कम 20 पॉइंट खुद से निकाल के लिख सकता है। अभी और आगे चल। ठीक है सर, सर ये बताओ। मैंने कहा मैंने सर्किट का सेट किसके बराबर आया था? मैंने सेट तो आर के बराबर आ गया था इस केस में। तो इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोलता हूं कि सर्किट इज बिहेविंग लाइक ए प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। भाई जेड आर के बराबर आ गया। हां, तो इसका मतलब सर्किट कैसे बिहेव कर रहा है? बोले यस सर, हम यहां से बोल सकते हैं कि सर्किट इज बिहेविंग लाइक ए
रेसिस्टिव सर्किट, जैसा प्योरली रेसिस्टिव हो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं क्या ये भी कह दूं क्या सर, इस केस में क्या होगा, वी आर आई और बी नेट तीनों एक ही फेस में होंगे, क्योंकि जो बी नेट होगा वही वी आर के बराबर होगा। मैं कहा भैया, तो नेक्स्ट पॉइंट मैं यहां लिख लेता हूं इस जगह पर, वी आर बी नेट आई आर इन सेम फेज। वी आर बी नेट और आई तीनों के तीनों आपस में क्या होंगे मेरे भाई, वो सेम फेस पर होंगे। मतलब सेम फेस पर, मतलब जिस तरफ करंट का फेस होगा उसी तरफ से मान के चलिएगा कि वी आर का फेस भी उधर है। वी आर तो वैसे ही उधर आना था, ठीक है। और बीएलबीसी आपस में कैंसिल आउट हो गए, और बीएलबीसी आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो इसका मतलब साइड सी बात है सर जी, बीएलबीसी जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो इसका मतलब जो बी नेट आएगा वो किसके बराबर हो जा रहा है, वी आर के बराबर। मतलब ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, ये दोनों। क्लियर है, ठीक है सर। सर और बताओ सर, ये सब तो हो गया सर, ये फ्रीक्वेंसी भी तो बताओ, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, ये वाली फ्रीक्वेंसी। मतलब ये फ्रीक्वेंसी भी देख लेते हैं भैया, जगह भर के नेक्स्ट वीडियो देख लेते हैं। मतलब हमने देखा कि जब एक्सएल बराबर एक्सी होगा तभी ये कारनामा होगा। एक्सएल होता है एल ओमेगा, एक्सी होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 अपॉन एल सी, दैट मींस ओमेगा बराबर 1 अपॉन रूट एल सी। और ओमेगा होता है 2 पाई एफ, इसको एफ नॉट लिख देता हूं मैं, तो एफ नॉट बराबर आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी। इसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अगर ये फॉर्मूला आप भूल गए कोई गुनाह नहीं है, एक्सएल बराबर एक्सी करके, एक्सएल आपको पता है, एक्सी आपको पता है, बराबर करके 2 सेकंड लगेंगे, तो ये एक्सएल बराबर एक्सी कर दो, एल ओमेगा बराबर 1 ओमेगा सी, ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 रूट एल सी, खत्म कहानी। ठीक, तो आप ये निकाल सकते हो। मजेदार बात क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड कर रही है, एल और सी पर डिपेंड कर रही है। मतलब सर ये क्या है सर, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहां से आ गई, इसका नाम रेजोनेंस क्यों रख दिया। मतलब अभी फील आएगी, अभी फील आएगी, अभी तो बताओ ये समझ कि अगर ये इस फ्रीक्वेंसी पर, फ्रीक्वेंसी अगर आपने इतनी रखी, मैंने कहा भैया इतनी रखी, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर एक्सएल बराबर एक्सी हो जाएगा। बोले हाँ सर, फिर वो सारी कहानी घट जाएगी, सारी कहानी आ जाएगी। कौन सी सारी कहानी, एक्सएल बराबर एक्सी हो जाएगा, जो जेड की वैल्यू मिनिमम आ जाएगी, जेड की वैल्यू आर के बराबर हो जाएगी, आई नॉट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। बी नेट बी आर और आई सब तीनों सेम फेज में आ जाएगा, अल्फा 0 आ जाएगा, पावर फैक्टर 1 बन जाएगा, tan अल्फा 0 बन जाएगा, ठीक है। ये सारी कहानी तेरी एक साथ हो जाएगी, सब चीज क्लियर है, ठीक है सर जी। और अगर किसी सर्किट की आप फ्रीक्वेंसी आरएलसी में, आरएलसी सर्किट में किसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी इतनी रखते हो तो सर्किट को आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, उससे को आप एक तरह से रेजोनेंट सर्किट भी बोल सकते हो, तो नाम से उठाएगा वहां से। और मजे की बात क्या है, ये जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है ये इंडिपेंडेंट ऑन रेजिस्टेंस है। चेक करके देख ले, आर वाला टर्म तो है ही नहीं इसमें। मतलब रेजिस्टेंस कितना ही क्यों ना हो, तो 5 ओम का रेजिस्टेंस ले या 50 ओम का रेजिस्टेंस ले ले, या फिर तू इसका 5000 ओम का रेजिस्टेंस ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी। किसी पर्टिकुलर सर्किट की कितनी होगी भाई साहब, हो जाएगी 1/2 पाई रूट एलसी। बोलो क्या बात क्लियर हो रही है, बोले हाँ सर ठीक है। तो सर इस फ्रीक्वेंसी पे हुआ क्या है, मतलब भाई इस फ्रीक्वेंसी, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे पता क्या हुआ है, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर अगर आप इतनी फ्रीक्वेंसी रख रहे हो तो हमने देखा कि जो आई नॉट है, करंट जो भी होगा उसकी वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी। जो जेड आने वाला है वो क्या आ जाएगा, मिनिमम आ गया। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो भाई साहब इसका मतलब इसमें करंट का जो एम्पलीट्यूड आने वाला है, तो कौन सा करंट का एम्पलीट्यूड, अरे भाई ये बैटरी फैक्ट्री भी तो लगा होगा ना, ई नॉट साइन ओमेगा टी, जिसके बाद करंट का फंक्शन हम लोग निकाल लेते थे। बोले हाँ हाँ याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। तो मैंने कहा इसका मतलब करंट का जब फंक्शन निकालेगा तो उसमें कुछ ना कुछ तो उसका एम्पलीट्यूड होगा ना। बोले हाँ सर होगा। इसका मतलब अगर आप एक्सएल बराबर एक्सी कर दोगे तो दैट एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम, उससे ज्यादा कहीं और नहीं मिलेगा इस पर्टिकुलर सवाल में। अच्छा सर और बताओ, मतलब और क्या पावर फैक्टर उठा ले, ये ले पावर फैक्टर तो हो गया। पावर बता दे, पावर सप्लाई बाय द सोर्स क्या होता है, वो सर वो होता था वीआरएमएस इनटू आईआरएमएस। हाँ 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 याद आ रहा है सर, सब वीआरएमएस मतलब ठीक है इनटू आईआरएमएस मतलब ठीक है इनटू कॉस अल्फा। सर ये फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, पावर सप्लाई बाय द सोर्स मैंने कहां पढ़ा था पता। तो सर इस पे काम करो, वीआरएमएस को लिख सकते हो आईआरएमएस अपॉन जेड बी इक्वल टू आईआर, आईआरएमएस इनटू जेड मतलब ठीक है इनटू आईआरएमएस, ये तो लिख सकते हैं ना, बी इक्वल टू आईआर मतलब करेक्ट है, इनटू कॉस अल्फा। तो अगर मैं थोड़ी स्टाइल बाजी करूं यहां पर, आईआरएमएस की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, आई नॉट, क्या लिख सकते हैं भाई साहब, आई नॉट। अबे समझ रहा है, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या, सही है सही है सही है। खैर छोड़िए सभी क्यों लिखे, यहां तो देखते रहे साथ ही बता दे आगे क्या। थैंक यू। हाँ हाँ ठीक, तो यहां तो एक बात बता कि अगर मैं पावर सप्लाई बाय द सोर्स पूछूं तो क्या पावर फैक्टर वाला जो टर्म था, ये कॉस अल्फा वाला टर्म था, ये मैक्सिमम आ गया यहां पर, कॉस अल्फा मैक्सिमम आ गया, कॉस अल्फा मैक्सिमम हो गया, कॉस अल्फा की वैल्यू 1 बन गई। बोले हां से 1 बन गई। और मैं आई की जगह v अपॉन z लिख दूं, मैं इसकी जगह ऐसे लिख दूं भाई साहब, ये हो गया वीआरएमएस और आईआरएमएस के लिए लिख दे भाई साहब वीआरएमएस अपॉन z इनटू कॉस अल्फा। मतलब ठीक है दिस इज द एवरेज पावर सप्लाई बाय द सोर्स, मतलब ठीक है भाई साहब ओके। तो क्या यहां से एक फील आ रही है, मतलब क्या फील आ रही है, मतलब तू ये बता दे सर यहां पर अल्फा की वैल्यू 0 होगी तो कॉस अल्फा 1 बन गया, मैक्सिमम हो गया, और z मिनिमम हो गया। इसका मतलब ये चीज भी यहां पर क्या हो जा रही है, मैक्सिमम हो जा रही है। तो पावर सप्लाई बाय द सोर्स इन दिस केस क्या हो जा रही है, मैक्सिमम हो जा रही है। यहां पर अगर मैं एक चीज और पूछूं कि व्हाट इज पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टेंस, एवरेज पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस कितनी होगी, तो याद करो आई स्क्वायर इंटू आर, आई आरएमएस स्क्वायर इंटू आर। आई आरएमएस को क्या लिख सकते हैं, वीआरएमएस अपॉन जेड का स्क्वायर इंटू आर, और जेड ये किसके बराबर है, आर के बराबर है, तो इसका मतलब आ जाएगा वीआरएमएस का स्क्वायर, या ऐसे ही छोड़ दे यहीं पर चाहे तो लिख ले चल वीआरएमएस स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां से फिर आ रही है जेड को आपने कम से कम कर दिया, वीआरएमएस को आप आर से लगा, ठीक ठीक है सर। तो जेड यहां पर कम से कम हो चुका है, इसका मतलब जाहिर सी बात है उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर जो भी रेजिस्टेंस का क्रॉस पावर जाएगी वो भी क्या जाएगी, यहां पर मैक्सिमम आ जाएगी। तो ये बहुत सारी चीजें, ये सब सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे बीच बीच में मेरा मन किया तो मैंने यहां पर एक तरीके से लिख दिया। तो भाई साहब मुद्दे की बात क्या है, इस सर्किट में हो क्या रहा है,
समझ हमारी बात। इस सर्किट में हो ये रहा है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर हम देख सकते हैं एक्सएल एक्सी की वैल्यू अलग अलग होगी, और अगर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हम लोग पकड़ लें जिसकी वैल्यू होगी 1/2 पाई अंडर रूट एलसी, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर हो जाएंगे। अभी तक हम पूरा मैथमेटिक्स खेल रहे हैं, पूरी मैथ्स खेल रहे हैं और खेलता रहे, एक्सएल एक्सी दोनों बराबर हो जाएंगे, जेड की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, करंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, जेड की वैल्यू मिनिमम आर के बराबर हो जाएगी, जेड की वैल्यू आर का मतलब हो गया प्योरली रेसिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, बीएलबीसी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में वो लगाओगे वोल्ट मीटर, उसकी रीडिंग 0 मिल जाएगी, और बीएलबीसी कैंसिल आउट होने का मतलब वी नेट जो है वो वीआर के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब वीआर आई वी नेट दोनों सेम फेज में हो जाएंगे। बात समझ मारिए, और इस प्रकार से जो है बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग यहां पर इस प्रकार से लिख सकते हैं। आ रही बात समझ, नोट कर इसको जल्दी से। सेटिंग ऑन कर रहा हूं भाई, ऊपर लिखना रेजोनेंस, क्योंकि ये सीरीज में है ना, तो एलसीआर सीरीज लिख लेना, कल को पैरेलल वाला भी पढ़ेंगे, जो तू ऑलरेडी पढ़ चुका है, तेरे को पता नहीं है। हाँ मुझे पता था यही कह रहे होंगे, हेडिंग बताओ, हेडिंग हाँ लिख। ओ सुनो, देख, बस चुपचाप हाँ, बस हाँ हाँ मैं मान लेना। बोर्ड के लिए, आपके स्कूल के एग्जामिनेशन के लिए पीवाईक्यू जो भी थे, मैंने उनकी पीपीटी बनवा के आज अपलोड करवा दी है। ठीक है, ठीक है, तो जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो एक बार टेस्ट देने से पहले एक बार उनको पढ़ लीजिएगा, वो मैंने एज इट इज पीवाईक्यू अटैच करवा दी है। ठीक है, बच्चे कुछ चैप्टर्स की पीवाईक्यू मैं अगले 5-6 दिन में अटैच करा दूंगा, तो तेरे पूरे फिजिक्स के पीवाईक्यू जो भी है विद सॉल्यूशन के साथ मैंने अटैच करवा दी है। ठीक है, चल नोट कर, ओए नोट कर, देख लिया, ठीक है, नोट कर। अब याद देख, स्टेट वगैरह बोर्ड के लिए ऐसा तो है नहीं कि अलग फिजिक्स होती होगी वहां पर, ठीक है, वहां अलग फिजिक्स है, यहाँ फिजिक्स नहीं है। ठीक है, मैं अपने बिजी शेड्यूल में से इतना काम निकाल के एक्स्ट्रा अपने बंदे को सेट करके उससे मतलब अलग से काम करवा के तुम्हारे सामने सारे चैप्टर्स की पीपीटी अपलोड करा दे रहा हूं बेटा, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि एकदम बन गई, बहुत टाइम लगा उसको बनने में। ठीक है ना, हाँ ठीक है। तो भैया तू अगर ये सोच रहा है सर हमारे स्टेट का भी अपलोड कराओ, तो बेटा मेरे पास इतना समय नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे इतना पता है कि सारे स्टेट में फिजिक्स तो सेम होगी ना, फिजिक्स थोड़ी ना बदल जाएगी कि पता चला दूसरे स्टेट में फिजिक्स बदल गई है। तो वो चीज आपको आई थिंक सारे जो है हर स्टेट की में आपको मदद करेगी, और उसके लिए मैं आपसे बोल रहा हूं, आप जिस स्टेट की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, आप जिस भी स्टेट में हो, आप अपने स्टेट की पीवाईक्यू की किताब मंगा लीजिएगा, एक पीवाईक्यू किताब मंगा लेना, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स हिंदी इंग्लिश जो भी हो उसकी मंगा लेना, पिछले 5 साल की जरूर मंगा लीजिएगा। ठीक है, हाँ, तेरे को पता नहीं है कितना भसड़ मस्ती दिमाग में, सर 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 केबीपी बन गया, सर 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 ये वाला काम हो गया क्या, कौन सा वाला, ये वाला काम जो तू कह रहा है ये वाला, ठीक है, ये वाला बोर्ड के ये वाला, सर उसके बाद केबीपी का सोल्यूशन हो गया, फिर रियाज की अपनी अलग केबीपी की सोल्यूशन जाती है। ठीक है सर, सर उसके साथ जो है जे एडवांस का सेशन जो है अगर कोई रिकॉर्ड कर रहा हूं जो कि मैं पहले से धीरे 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 करके सब वो हो गया क्या, फिर कभी कभी यूट्यूब की क्लास है, बहुत भसड़ होती है दिमाग में। हाँ हो गया, ठीक है, ठीक, ये लिख, जल्दी लिख।
जल्दी लिख। लिख ले तो सीक्वल टाइप कर देना भाई। कह रहा उगांडा बोर्ड है, ये लिख जल्दी से नालायक, अभी तो तुम्हें और पढ़ेंगे सीक्वल साथ साथ। ठीक है सर, अब मेरी बात सुन, अब तुम्हारी चैटिंग फिर से बंद करनी पड़ेगी मेरे को। यस, होगी चैटिंग बंद, कर करना, टाइप कर टपास है। चला जा फिर से। बोले सर, मैंने कहा हाँ। बोले अब फिर भी हम चाहते हैं कि आप ये बताओ सर, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे क्या जेड अलग अलग है? मैंने कहा हाँ भैया, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे जेड अलग अलग है। तो सर हम चाहते हैं कि जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का भी एक बार जरा डायग्राम देख लेते हैं, ग्राफ देख लेते हैं कैसा ग्राफ बनेगा जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी पे। आ जाओ शुरू करते हैं। ये जेड और ये फ्रीक्वेंसी। सर इसका ग्राफ कैसे बनेगा सर? आ जाओ, जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। मैंने कहा ये तो बहुत ही घनी बात पूछ ली सर, ट्राई कर, ट्राई कर, ले मैं चैटिंग ऑन कर रहा हूं, जल्दी हिंट देकर बता ग्राफ कैसे बनेगा जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी। मैथमेटिक्स का सवाल है, सचिन सर की इज्जत दांव पे लगी हुई है, बिल्कुल सारे बच्चे सही आंसर देंगे। बता जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कैसे बनेगा, बोलो जल्दी 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 सोचो, खुद से सोच, मास्टर को बताने की जरूरत ना पड़े, खुद से सोच। कांस्टेंट लीनियर, अबे नालायक, साइनोसॉइडल, अरे बेवकूफ इंसान, ये साइनोसॉइडल फंक्शन है क्या? ये फ्रीक्वेंसी ये जेड, ये फ्रीक्वेंसी ये जेड। भाई तू मार खाएगा, तू कांस्टेंट कह रहा है, तू है कांस्टेंट कैसे हो सकता है? ये देखना जेड वर्सेस, ओहो देख, ग्राफ का मतलब समझ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं है? भाई जेड एक्सिस की जगह रख दे भाई, ठीक है सर, और एफ की जगह रख देगा तू एक्स, ठीक है सर, और यहां एफ की जगह एक्स आ गया क्योंकि एक्स एक्सिस में ये बोल रहा है। ये किसका ग्राफ है? ये देख, ये देख, किसी बच्चे को अगर चाकू थमा दो तो सबसे पहले वो अपनी उंगली काटता है। तेरी भी यही हालत हो रही है। कुछ बच्चों को लग रहा है पैराबोला, ऐसा पैराबोला, भाई ये x माइनस वन अपॉन एक्स पैराबोला कैसे हो जाएगा है? कुछ बच्चे कह रहे हैं अभी ताजा ताजा सचिन सर पढ़ाए इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब डी बाई डीएक्स जिसका पॉजिटिव होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब डी बाई डीएक्स जिसका नेगेटिव होता है। हां तो फील आ रही है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि भाई यहां पर पॉजिटिव, अबे भाई पॉजिटिव होने से थोड़ा इंक्रीजिंग फंक्शन बनता है। ये देख सब लोग टाइप कर रहे हैं पैराबोला, पैराबोला ठीक है। कुछ कह रहे हैं डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब भाई थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स मेरे को पढ़ानी पड़ेगी तुम्हें, सारी मैथमेटिक्स नहीं सीखे हो अभी आप। हाँ बिल्कुल। हाँ अब एक बच्चा और स्टाइल मार रहा है कनकेव अप, कनकेव। अच्छा तो एक बात समझ रहा है ना, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू मैथमेटिक्स, ये बात समझ रहा है? बोल जल्दी से, तू अब सही जवाब दे रहा हूं। कद्दू नहीं, कद्दू तो है तो मैं समझ गया, ठीक है। तू ये बता कि कायदे में कैसा, जस्ट ट्राई टू ड्रॉ, कोशिश करो, क्योंकि ये एग्जाम में कहीं भी ये सवाल नहीं आए ये तो कहता है तू याद कर लेगा, लेकिन इससे मिलते जुलता कभी भी कोई सवाल फंस सकता है ना। बोलो हाँ ऐसा, मुझे बड़ी खुशी मिली जब तू कह रहा था इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। हाँ सब y बराबर एक्स स्क्वायर, डी बाई डीएक्स 2x होता है, जैसे जैसे x बढ़ाओगे डी बाई डीएक्स बढ़ेगा, पॉजिटिव रहेगा बढ़ेगा, है ना? हाँ सर सही कह रहे हो सर, सही इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा है? क्या होता है इंक्रीजिंग फंक्शन बताइए जरा, क्या होता है इंक्रीजिंग फंक्शन है? बोले बोले बोले। मैं एक दिन ना तुम्हारी क्लास में मैथमेटिक्स के डाउट डिस्कस करने आऊंगा। मैं सचिन सर से रिक्वेस्ट करूंगा सर किसी दिन आप छुट्टी पे जा रहे हो और आपने 10-15 सवाल दे रखे हो बच्चों को, ठीक है, तो मैं आऊंगा वो डिस्कस करने के लिए, अगर सर अलाउ कर देंगे तो। कल चला गया था पता है मैं, कल की क्लास के बाद एक मैम है, मैम की क्लास में गया 2-4 मिनट के लिए, फिर मैम की वो मैथमेटिक्स पढ़ाती थी, उनकी पूरी जो है वो तो डोमेन रेंज के सवाल थे। हाँ तो 4 स्टेप का वो था, एक क्वेश्चन था उसके 4 स्टेप थे सोल्यूशन की, ठीक है। तो भाई ने सीधा चौथे स्टेप पे लाइन लिखी, तो मैडम थोड़ी देर देख रही है क्या लिख रहा है, अच्छा 3 के स्टेप खा गया, सीधा चौथे स्टेप पे पहुंच गया। मैं कहा भाई का मैथमेटिक्स मस्त है। हाँ ठीक है, डी बाई डीएक्स पॉजिटिव, बहुत ही बढ़िया। अबे तो इसका डी बाई डीएक्स निकालेगा क्या है ना? तो सर कैसे करेंगे? मैंने तू एक बात बता, ये हटा। बोला सर जी देखो बात कुछ ऐसी है। मैंने कहा हाँ क्या है? बोला सर जेड का फंक्शन तो ये है, जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। जगह कम है इसलिए एक्सएल एक्सी से काम चला देता हूं। मैंने कहा ठीक है। तो सर जब भी कभी ग्राफ प्लॉट करना हो ना, अब थोड़ा सा ना अब सलीम भैया वाली स्टाइल लगाओ इसमें, ठीक है सर। जब भी कभी ग्राफ प्लॉट करना हो तो पहले एक बार उसके पॉइंट्स देख लो, इनिशियली ग्राफ कहां वैल्यू लाई कर रहा है, फाइनली ग्राफ की वैल्यू क्या जा रही है। तो अगर अपन देखें सर इनिशियली मतलब फ्रीक्वेंसी को अगर मैं 0 रखता हूं, मान के चलो आपने फ्रीक्वेंसी को 0 कर दिया, तो अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो क्या मैं कह दूं कि सर फ्रीक्वेंसी 0 का मतलब हो गया सर एक्सएल तो हो जाएगा 0 लेकिन एक्सी हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा सी, वो आपका हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली टेंडिंग टू इंफिनिटी। जगह कम पड़ गई इसलिए मैं इसी में काम चला रहा हूं, ये तो समझ गया होगा। बोले यार सर जेड की वैल्यू क्या है? सब अपॉन एक्सएल माइनस एक्सी। मतलब बिल्कुल सही बात है, मैंने बोला फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मैंने यहां पे 0 कर दी। सब फ्रीक्वेंसी 0 करने का मतलब क्या होगा सर? ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई होता है, ओमेगा की वैल्यू आप अप्रॉक्सीमेटली 0 करना चाह रहे हो, और अगर ओमेगा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो आपको पता है एक्सएल बराबर क्या होता है, एल ओमेगा। ओमेगा 0 मतलब एक्सएल 0 और एक्सी बराबर क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, यहां पे लिख दिया। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है आप यहां से बोल सकते हो कि जो एक्सी की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी सर,
अप्रोक्सीमेटली इंफिनिटी के बराबर हो जाएगी। क्लियर है? ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, एक्सी बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी आया। सर यहां पर ओमेगा की वैल्यू सर 0 जाएगा तो एक्सी इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा। आप तो ध्यान से सर ये तो कांस्टेंट है, एक 0 हो गया एक इंफिनिटी हो गया, इंफिनिटी का स्क्वायर इज इंफिनिटी, दैट मींस z की वैल्यू हो जाएगी इंफिनिटी। इसका मतलब ग्राफ शुरू होगा कहीं ऊपर से ऐसा, फ्रीक्वेंसी 0 रखोगे तो z की वैल्यू इंफिनिटी आएगी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके। नेक्स्ट केस में अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैंने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंफिनिटी रख के देखी, ठीक है सर जी, ओके, मतलब z की जो वैल्यू आई, z की जो वैल्यू आई हमें यहां से दिख गया कि जो सर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर अपन 0 रखेंगे तो z की वैल्यू इंफिनिटी आई। देख मैं इक्वालिटी नहीं लिखना चाह रहा हूं, टेंडिंग टू इंफिनिटी लिख देता हूं। ठीक है सर, उसी प्रकार अगर मैं फ्रीक्वेंसी को इंफिनिटी करूं, मैथमेटिक्स में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंफिनिटी कर दूं, ठीक, मैं लिख देता हूं z का फॉर्मूला बहुत काम आ रहा है, r स्क्वायर प्लस l ओमेगा, ठीक है, xl माइनस xc का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये चल रहा है ना? बोले हाँ सर जी, बोले फ्रीक्वेंसी इंफिनिटी रखोगे तो ये 1 अपॉन इंफिनिटी, ये तो 0 बन जाएगा, लेकिन यहां इंफिनिटी रखोगे तो इंफिनिटी का स्क्वायर, सर इंफिनिटी फिर से z की वैल्यू इंफिनिटी आ जाएगी। इसका मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा है, यू शेप का। शाबाश शाबाश अंशुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक, बहुत बढ़िया। सागर ने भी सही आंसर दिया, सुगाता ने भी सही आंसर दिया, यू शेप का, बहुत ही बढ़िया। इसका मतलब ये ग्राफ ऐसा है जो इंफिनिटी से शुरू होगा इंफिनिटी पर जाएगा। बोला हाँ सर, और ये ग्राफ कंटीन्यूअस है, कहीं भी टूट नहीं रहा, तू चेक करके देख ले, ठीक, चेक करके देख ले, 0 और इंफिनिटी के अलावा फ्रीक्वेंसी की कोई भी वैल्यू रख देगा यहां पर, सारी वैल्यूज के लिए z की वैल्यू आ जाएगी, कहीं ग्राफ नहीं टूट रहा, कहीं डिसकंटीन्यूअस नहीं है। आप अगर मैथमेटिक्स पढ़ चुके हो तो ठीक, f की हर वैल्यू के लिए देख 0 इंफिनिटी पर बड़ा हो सकता था, तो 0 इंफिनिटी के लिए हमने अलग निकाल दिया, उसके अलावा तो f की कोई भी वैल्यू पुट करेगा z अपना वैल्यू निकल जाएगा। इसका मतलब डोमेन खेल सकता है, तो फ्रीक्वेंसी की डोमेन क्या हो जाएगी, ओपन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। समझ आ रही है? अच्छा, z की रेंज क्या हो जाएगी, मतलब z की मिनिमम वैल्यू कितनी है, बोले r, और z की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, इंफिनिटी, तो z की रेंज क्या हो जाएगी, सब वो भी लिख सकता है, r से लेकर इंफिनिटी के बीच में। खैर हम तो मजे ले रहे थे मैथ्स में, लौट के वापस सवाल में, तो ये समझ आ रहा है कि z इंफिनिटी से फ्रीक्वेंसी 0 तो z इंफिनिटी, फ्रीक्वेंसी इंफिनिटी तो z इंफिनिटी, मतलब z शुरू में भी इंफिनिटी रहेगा, बाद में इंफिनिटी रहेगा, ग्राफ कंटीन्यूअस है। इसका मतलब कोई चीज इंफिनिटी से इंफिनिटी पहुंची है और ग्राफ कंटीन्यूअस है, इसका मतलब वो गिरी होगी गिरी होगी गिरी होगी, कहीं मिनिमम आया होगा और फिर उसके बाद उठी होगी। तो इसका जो ग्राफ देखने के लिए मिला हमको मैथमेटिकली, वो ग्राफ कुछ इस प्रकार का देखने के लिए मिला, यू शेप का। इट इज नॉट ए परफेक्ट यू, परफेक्ट यू नहीं है, क्योंकि ग्राफ में आप चेक कर सकते हो, इवन और फंक्शन का कांसेप्ट लगाओगे तो ग्राफ आपको ये नहीं दिखेगा, दैट मींस ये सिमेट्रिक तो नहीं है, लेकिन ठीक है, यू शेप का कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा लाइक दिस। क्लियर है? ठीक है सर जी, मतलब फ्रीक्वेंसी सर ये z मिनिमम भी तो आ रहा है कहीं ना कहीं, मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल मिनिमम आ रहा है सर, यहां क्या z की वैल्यू मिनिमम है, मैंने कहा बिल्कुल z की वैल्यू मिनिमम है। ये कब होगी, मैंने कहा ये फ्रीक्वेंसी जब f0 1/2 पाई रूट LC, आप इतनी फ्रीक्वेंसी रखोगे तो z की वैल्यू मिनिमम आएगी, और ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है मेरे भाई, सॉरी मिनिमम z की वैल्यू मिनिमम आएगी, और z की वैल्यू इस जगह पर मिनिमम कितनी होगी सर, यहां पर z बराबर r हो जाएगा इस जगह पर। बोलो हाँ, आप तूने कैच कर लिया, बिल्कुल बहुत बढ़िया, लोकल मिनिमम जो भी तू लगा रहा है। इसका मतलब यहां पर क्या होगा, बोला सर इसका मतलब ये हो गया सर, इस जगह पर जो है z की मिनिमम वैल्यू आएगी, इसका मतलब ये रेजोनेंस वाली कंडीशन है, इसी को हम बोल सकते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस वाली फ्रीक्वेंसी। मैंने कहा ठीक है ओके, तो सर अगर ये बनाती हो तो सर करंट भी बनाए दो इसी बात पे, मैंने कहा करंट भी बना ले सर, I0 वर्सेस t भी बना दो इसी बात पे, I0 वर्सेस फ्रीक्वेंसी, इसका ग्राफ भी पूछा जाता है। फिर सर करंट एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, मैंने कहा आजा, मैंने करंट एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है, तो ये बता। बोले सर जी देखो सर I0 बराबर होता है सर E0 अपॉन Z। मैंने कहा ठीक है, तो सर देखो जी E0 तो कांस्टेंट हो गया जो आप बाहर से लगा रहे हो, अब I0 Z पे डिपेंड कर रहा है, Z फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, तो सर आप फिर से चेन पकड़ते हैं सर, जब फ्रीक्वेंसी 0 होगी, मैंने कहा हाँ ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो Z इंफिनिटी हो जाएगा, और Z इंफिनिटी हो गया तो करंट 0 हो जाएगा, इसका मतलब ग्राफ भी यहीं से शुरू होगा। अगर आप मैथमेटिकल ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, मैथमेटिकल ग्राफ, तो ग्राफ भैया ओरिजिन से स्टार्ट होगा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, सब फ्रीक्वेंसी जब इंफिनिटी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी आप रखोगे, तो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी रखने पर Z की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, और Z की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो करंट का एम्पलीट्यूड भी 0 की तरफ आ जाएगा, क्योंकि Z नीचे है यहां पर। इसका मतलब करंट शुरू में 0, बाद में भी 0, और बीच में कहीं पर Z मिनिमम आया था, और अगर Z मिनिमम आया होगा तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम हुआ होगा, दैट मींस इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बन जाएगा। ये रैंडम ग्राफ मैंने बना दिया, और यहां पे जो करंट आया होगा इस करंट को हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम करंट, I0 मैक्सिमम। नो फिजिक्स, ओनली ग्राफ एंड मैथमेटिक्स। उल्टा यू, शाबाश बेटा उल्टा यू। बोलो क्या ये चीज क्लियर हो रही है, क्या मैं ये मान लूं कि ये चीज आपको क्लियर हो रही है, क्या ये जितनी भी इंफॉर्मेशन इस RLC सर्किट में मिली है आप क्रैक कर पा रहे हो, हैं? पक्का 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 पक्का, क्या मैं एक बार और फिर से रिवाइज करा दूं ताकि तू क्लास नहीं याद करके बाहर जाए, हैं? ठीक है सर जी करा दो सर एक्सेल बराबर एक्सी हो गया, एक्सेल बराबर एक्सी हो गया तो इसका मतलब Z की वैल्यू R के बराबर आ गई, Z मिनिमम आ गया। इसका मतलब जब इस जिस फ्रीक्वेंसी पर एक्सेल बराबर एक्सी हुआ था, तो एक्सेल बराबर किस फ्रीक्वेंसी पर एक्सी हुआ था, उस फ्रीक्वेंसी को रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। Z की वैल्यू मिनिमम आ गई, करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया। ठीक है सर जी, अल्फा की वैल्यू 0 आ गई, पावर फैक्टर 1 बन गया, tan अल्फा 0 बन गया, Bn Vnet Vr सेम फेज में आ गया, सर्किट प्योरली रेसिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया, सर्किट बिहेव लाइक ए प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। समझ आ रही है? ये पिछले पेज को समझा रहा हूं मैं, जो पुराना वाला पेज था। बोले ठीक है सर जी, एक्सेल बराबर एक्सी दिया तो रेजोनेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आई, सर वो आई f0, सॉरी f0 बराबर 1/2 पाई रूट LC। मैंने कहा ठीक है भाई साहब ओके। फिर हम लोगों ने बोला कि भाई साहब Z वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाओ, तो हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 पुट करी पहले, तो Z की वैल्यू इंफिनिटी आ गई, फिर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमने इंफिनिटी पुट करी तो Z की वैल्यू फिर से इंफिनिटी आ गई। इसका मतलब Z इंफिनिटी से इंफिनिटी जाना है तो बीच में Z कहीं मिनिमा एक्वायर किया होगा, तो जिस जगह पर मिनिमा एक्वायर किया है तो मैं बोल सकता हूं उस जगह भी भाई साहब हाँ क्लियर है। तो Z की फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पर Z की वैल्यू मिनिमम आई होगी,
ठीक है, तो उस फ्रीक्वेंसी को रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बोल दिया और उस Z मिनिमम की वैल्यू R के बराबर हो गया। ये पूरी रेजोनेंस की कंडीशन होगी इस जगह पर। और उसी प्रकार से मतलब Z का ग्राफ ऐसे टिंग 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 टिंग, ओके, और करंट की टिंग 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 टिंग, ऐसे इस प्रकार का यहां पर गेम बनेगा। चल पहले नोट कर। हां, बहुत मजे मजे में पढ़ रहा है। ओके अन्ना, एक है जो बंच मोय ओके। जल्दी 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 लिख, समय नहीं है अपने पास, मालूम। हाँ, जल्दी लिख। तेरे को क्या लगता है ये मुश्किल है? बहुत आसान है, जल्दी लिख जल्दी। गलम है, अरे चल गलम बोल रहा है तो एक कॉफी और मंगा लेता हूं, एक कॉफी और मंगा लेता हूं। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होकर बात करी ताकि आप इस पर रिलेटेड सारे सब, बिलीव मी, ये 2 पेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन दोनों पेजेस पे, हाँ मैं फिर से बोल देता हूं, ठीक है, कि ये पेज और इससे पिछले वाला जो पेज है, इन दोनों पेजेस से कम 10 से 15 सवाल पूछे गए हैं। समझ बात? 10 से 15 सवाल पूछे गए, 10 से 15 सवाल, ठीक। ये दोनों पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से खूब सारे सवाल आते हैं, ठीक है। फिर भी इसका एक पार्ट और बच रहा है और वो भी देखते हैं। तो मैंने सपोज बोला, क्या बोला, मैंने बोला भाई साहब चले काम करते हैं, ये जो करंट था एक बार इसका ग्राफ फिर से बनाते हैं, करंट वर्सेस, अच्छा एक मिनट, एक्सी का ग्राफ फिर से बनाते हैं, चलो नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। तो सर हमने देखा कि जो ग्राफ आया था जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ आया था वो कुछ ऐसा आया था, लाइक दिस। मैंने कहा ठीक है, ओके। बोला सर जी एक बार और बता रहे हो? मैंने कहा हाँ, ताकि क्लास में सीख ले। ठीक है सर, ओके, जैसा आप बोलो। ये फ्रीक्वेंसी कौन सी होती थी? F0 होती थी, इसकी वैल्यू कितनी होती थी? सर इसकी वैल्यू 1/2 √L C होती थी। बहुत बढ़िया सर। ये Z क्या होता था? मैंने कहा ये तो Z की मिनिमम वैल्यू है। किसके बराबर है सर? ये तो R के बराबर है। मैंने कहा ठीक है। इस जगह पे क्या हुआ था सर? इस जगह पे रेजोनेंस हुआ था। बोले रेजोनेंस हुआ था मतलब? अरे सर एक्सेल बराबर XC हो गया था। अच्छा 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 ठीक है, चलो एक्सेल बराबर XC हो गया था। मैंने कहा बोले तो यहां क्या हुआ था? मतलब अगर मैं बात करूं कि इफ फ्रीक्वेंसी इज लेस देन F0, मतलब ये तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है। मान के चल किसी चीज के लिए आ गई 94.3 बिग एफएम मेगाहर्ट्ज। ये कहीं ना कहीं अब रेडियो, जो रेडियो होता है ना, रेडियो 10 साल पहले जो रेडियो चला करते थे, है ना, ट्रांजिस्टर टाइप रेडियो, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं उस तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये पूरा आर्टिकल उधर शिफ्ट हो रहा है। इस आर्टिकल का बेसिकली इस्तेमाल होता है कम्युनिकेशन सिस्टम में। ठीक, जब आप कॉलेज में पहुंचोगे, ईसी ब्रांच मेरी थी, तो अगर आप में से कोई किसी के मतलब किसी ने बहुत सारे पाप किए होंगे जिंदगी में, ठीक है, तो वो जो है वो इसी ब्रांच जब ले लेगा तो उसे सब चीजें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत ही इरिटेटिंग हुआ करती थी, उतनी इंटरेस्टिंग होती नहीं थी जितनी दिख रही है। ठीक है, तो लौट के वापस आता हूं, तो ये चीजें कहीं ना कहीं अब जो है इस्तेमाल होती है कम्युनिकेशन सिस्टम पे। कम्युनिकेशन सिस्टम मतलब तुम भाई साहब देखते हो रेडियो पढ़ते हो ना, एफएम 93 पॉइंट, पता नहीं मेरे को तो याद भी नहीं रहते यार, 94.3 बिग एफएम, और कोई क्या क्या होता था बताना यार, डेटा बताना। और 93.5 मैंने ना, मैं ऐसे चेक कर रहा था, मैंने क्या क्या होता है, रुक जा मैं देख के लिख देता हूं भाई, मेरे को याद ही नहीं रहती। ठीक है, तो एक होता था भैया बिग एफएम, बिग एफएम उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बिग एफएम की फ्रीक्वेंसी होती है 92.7, कोटा का लिख रहा हूं मैं यहां पर। रेडियो सिटी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 91.1। ओके, और बता क्या होता है? माई एफएम 94.3, सॉरी ये 90. ये सारी मेगाहर्ट्ज में होती है, मेगाहर्ट्ज। इनके पीछे कैसे काम किया जाता है ये सब आप कॉलेज में जाके पढ़ोगे। लेकिन हम जो सर्किट पढ़ रहे हैं ना, हम जो ये भी कहानी पढ़ रहे हैं, ये वाली जो भी कहानी पढ़ रहे हैं, उन सबका लेना देना यहां है। ठीक है, कैसे लेना देना है वो हम लोग जब थोड़ी देर के बाद हल्की सी फील लेके निकल जाएंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है सर, ओके, लौट के वापस आता हूं मैं। तो सर ये चीज थी, सर ये जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब ठीक है, ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो अगर आप इस फ्रीक्वेंसी से पीछे रहते हो मतलब इससे कम फ्रीक्वेंसी रखते हो, मतलब ग्राफ का यहां पे रीड करते हो, तो भैया यहां बताओ यहां होगा क्या? बोले सर अगर आपने फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया, इससे कम रखा, तो हमें पता है कि एक्सएल बराबर होता है एल ओमेगा, मतलब 2 पाई एल इंटू 2 पाई एफ, और एक्सी बराबर होता है मेरे भाई 1 अपॉन ओमेगा सी, मतलब 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। तो देख, याद रखने का तरीका बताता हूं मैं। अगर तू फ्रीक्वेंसी एफ नॉट से कम करेगा, फ्रीक्वेंसी को कम करेगा, तो एक्सी बढ़ जाएगा। इसका मतलब यहां किसी भी पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल आएगा। इसका मतलब कैपेसिटर वाला नेचर डोमिनेट कर जाएगा, इसलिए हम बोल देंगे कि यहां पे सर्किट होता है कैपेसिटिव। सवाल यही पूछते हैं कि भाई इफ फ्रीक्वेंसी इज लेस देन एफ नॉट तो सर्किट कैसे बिहेव करेगा? बोले सर्किट कैसे बिहेव करेगा मेरे भाई? कैपेसिटिव। और ये आपको याद बिल्कुल नहीं रखना है, मैंने याद नहीं रखा, मैंने याद रखा होता तो डायरेक्ट लिख देता मैं यहां पर। ठीक, मैं तो भैया ऐसी, मैं तो उसी टाइम पर सॉल्व कर देता हूं। कैसे? यू शेप का जेड मेरे को पता है, मैं फ्रीक्वेंसी को कम रखा, फ्रीक्वेंसी कम किया, तो सोच कौन सी चीज बढ़ जाएगी? अरे यार इस जगह पे तो एक्सएल एक्सी दोनों बराबर थे यार, फ्रीक्वेंसी को तो कम कर देगा तो इसका मतलब एक्सएल कम हो जाएगा, एक्सी बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल। इसका मतलब यहां पे सर्किट कैसा हो जाएगा? कैपेसिटिव। बिल्कुल उसी प्रकार अगर मैं आपसे यहां पर पूछूं कि मैंने कहा भैया इस जगह बता दे क्या होगा, किस जगह? मैंने कहा इस जगह, इस फ्रीक्वेंसी के आगे यहां पर बता दे क्या होगा, मतलब इफ F is greater than F0, फ्रीक्वेंसी को तुमने बढ़ा दिया, इसका मतलब XL बढ़ जाएगा, XL is greater than XC, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर बढ़ाएगा तो XL की वैल्यू बढ़ जाएगी, और भाई साहब यहां पे बढ़ाएगा तो XC की वैल्यू घट जाएगी। यहां तो दोनों बराबर हो रहे थे, लेकिन इसके बाद अगर आप ग्राफ को रीड करना चाहोगे तो यहां पर XL बड़ा हो गया, XC बड़ा हो गया, इसका मतलब XL बड़ा होने का मतलब वो सारी कहानी शुरू हो जाएगी। XL बड़ा हो गया, BL बड़ा हो गया, इसका मतलब जो है अल्फा पॉजिटिव आ जाएगा, tan of XL minus XC by R, वो सारी कहानी तेरी फिर आ जाएगी, और ओवरऑल सर्किट बिहेव लाइक ए इंडक्टिव सर्किट।
कैपेसिटिव सर्किट या इंडक्टिव सर्किट। ये शायद मैंने कल हल्का सा, जो बच्चे सिंसियर तरीके सारी क्लास अटेंड करते हैं उन बच्चों ने देखा भी होगा, कल हल्का सा मैंने समझाया भी था। क्लियर है? ओके ठीक है सर जी, ओके ये वाली चीज तो सर समझ में आ गई सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके इसको मैं कहां रखूं, इसको मैं ही रहने देता हूं। जल्दी से पहले इसको भी नोट कर ले, अगला पॉइंट। सर ये तो आप यहीं लिख देते यार, तुमने ये लिखा है ना? हाँ सर हमने लिखा है, तो तुम इसको ना ये वाली चीज उसी में लिख लो, या चाहो तो अलग लिख लो, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर जगह हो तो उसी में लिख लो, वरना अलग लिख लो। जल्दी से जल्दी कर, पानी पी लो दादाजी। यार तेरा पहला बैच है जिसने मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि मैं बूढ़ा होता जा रहा हूं। हो गया? ठीक है सर, ओके ओके। नेक्स्ट अगला प्रश्न बोले सर इसके बाद ये तो सब वर्सेस फ्रीक्वेंसी है, अगर इसी में आप करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी जानना चाहो तो मैंने कहा वो भी बनाना है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो भी बना सकते हैं तू। ठीक है यार, ये जो है ना थोड़ा बीच में खड़ा कर रहा है, इसको मैं इधर रख देता हूं, यहां लिख देता हूं यूज दिस। ठीक है सर, ओके। बोले सर अगर मैं बात करूं यहां पर आई वर्सेस फ्रीक्वेंसी की, तो बनाया तो था ग्राफ, मैंने कहा हाँ बनाया था भाई, बनाया था। तो सर अगर आप बात करोगे आई वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, तो हमने देखा ग्राफ इस प्रकार का था, ये रहा ग्राफ, ये रफ डायग्राम बना रहा हूं मैं, रफ एग्जैक्टली के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है? रफ डायग्राम आपने बना लिया। मैंने कहा ठीक है। बोले सर आप खुद बताओ इसके बाद। मैंने कहा क्या? बोले सर अगर सर ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, ये वाली कौन सी फ्रीक्वेंसी है? मैंने कहा यार ये फ्रीक्वेंसी तो f0 है, जहां पर मैक्सिमम हुआ था, ये f0 है। ठीक है सर, ओके सर। और ये कौन सा करंट है? मैंने कहा यार ये मैक्सिमम करंट है। तो तू खुद बता कि अगर मैं बोलूं कि इफ R इज इंक्रीज, अगर मैंने R को बढ़ा दिया, सर R बढ़ा दिया मतलब RLC सर्किट था ना भाई, ये देख R, ये L, ये C, मतलब ठीक है। और यहां पे लगी थी आपकी बैटरी ये वाली बैटरी, मतलब ठीक। तो सर ये L हो गया, C हो गया, तो सर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी तो L और C पे डिपेंड करती थी, वो तो R पे डिपेंड कर ही नहीं रही थी, मतलब ठीक है। तो अगर मैंने R को बढ़ा दिया तो सर क्या हो जाएगा? सर आप ये बता दो, तू खुद बता, अगर R बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा? प्लीज आंसर, सारे बच्चे पूरा टाइप करें, क्या रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी? हाँ या ना? जल्दी बोल, जैसे ऑनलाइन क्लास में बोलते हैं सारे लोग एक साथ, अगर मैं R को बढ़ाऊंगा तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी क्या? जल्दी बोल जल्दी बोल जल्दी बोल जल्दी बोल जल्दी बोल, बोलो। R को बढ़ाऊंगा तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बोलो है? नहीं सर वो तो सेम रहेगी। अच्छा तो अगर मैं R को बढ़ाऊंगा तब, मैंने R को घटा दिया, अब क्या होगा? अरे सर R को घटा दिया तो क्या होगा? सर Z कम हो जाएगा और कुछ नहीं होगा सर। क्यों? क्योंकि Z सर R को कम करोगे तो Z कम हो जाएगा डेफिनेटली, लेकिन जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी वो तो सेम रहेगी, इसका मतलब पीक तो यही रहेगा। मतलब ठीक है भाई साहब, तो अगर सर Z कम हो गया तो क्या मैं कह दूं कि I0 की वैल्यू बढ़ जाएगी? हाँ सर बिल्कुल सही बात है। क्यों? I0 बराबर क्या है? E0 बाई Z। मतलब बिल्कुल सही बात है सर। आप अगर R को कम करोगे, आप अगर R को कम करोगे, आप अगर R को कम करोगे तो Z कम हो जाएगा, Z कम हो जाएगा तो करंट का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, लेकिन रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी वही रहेगी। इसका मतलब ये ग्राफ की शक्ल तो ऐसी रहेगी, बस चोंच भी वही रहेगी क्योंकि f0 चेंज नहीं हो रहा, लेकिन I0 बढ़ गया। I0 बढ़ने का मतलब हो गया सर ये तो जिसको आप ये I0 कह रहे हो ना, ये वाली चीज, सर ये जो मैक्सिमम करंट का जो एम्पलीट्यूड था सर इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इसकी वैल्यू बढ़ने का मतलब सर अब जो ग्राफ होगा वो ग्राफ कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। अच्छा हाँ सर जी, अब ग्राफ कुछ इस प्रकार का बन जाएगा सर, इसका मतलब समझ गए। बोले सर ऐसा क्यों हो गया? मैंने क्योंकि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी ना भाई, वो तो सेम रही। बोले ठीक है सर, पहले I0 कितना था, अब I0 बढ़ जाएगा। हाँ सही कह रहे हो सर ये ग्राफ ऊपर ही क्यों बनाया आपने, नीचे से भी तो ऐसे निकाल सकते थे। मतलब मैथ से पता कर ले यार, इतना लोड ले रहा तू है? चल आजा मैथ से पता कर ले। Z बराबर क्या था सर? R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये था ना। मैंने कहा सर मान ले R की वैल्यू तूने 10, R की वैल्यू तूने रख दी सपोज, मान के चल 6, ठीक है सर। और मान के चल किसी भी एक वैल्यू, इस जगह पे बात कर रहा है, इस जगह पे सपोज, इस जगह बात कर रहा है, ठीक है सर। तो XL माइनस XC की कुछ फिक्स वैल्यू हो गई है, ठीक है सर। तो 6 का स्क्वायर प्लस समथिंग समथिंग का स्क्वायर का अंडर रूट, ये तुम्हारा Z आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है ओके। अब तूने R की वैल्यू 6 से कर दी सपोज, मान के चल 10 या 20 कर दी, बढ़ा दी तूने R की वैल्यू, तो फिर यहां 20 आ जाएगा। मतलब R की वैल्यू बढ़ाने से तेरी Z की वैल्यू क्या होगी? बढ़ गई। और Z की वैल्यू बढ़ गई तो करंट का एम्पलीट्यूड, समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक, ये R की वैल्यू घटा के देख लो, मैंने घटा के समझा था। R की वैल्यू पहले 6 थी, अब घटा के इसको करते 2, ऐसे समझ ले, घटाने से एकदम समझ आ जाएगा तेरे को। पहले R की वैल्यू 6 थी तो Z की वैल्यू कितनी आएगी? 6 का स्क्वायर प्लस समथिंग माइनस समथिंग का होल स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है। अब R की वैल्यू तूने घटा के सब 2 कर दी तो Z कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस समथिंग माइनस समथिंग का स्क्वायर। ये टर्म तो मान के कांस्टेंट कर दिया तूने किसी भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए, या फ्रीक्वेंसी तूने फिक्स कर दी, ये लाइन खींच दे यहां पर ऐसे, ठीक है सर जी ओके। ये वाली फ्रीक्वेंसी भी तूने फिक्स कर दी है, तो ये फ्रीक्वेंसी जैसी तूने फिक्स कर दी, इसका मतलब ये भी फिक्स हो गया, ये भी फिक्स हो गया। R कम करेगा तो Z कम हो जाएगा, Z कम होगा तो करंट बढ़ जाएगा। इसका मतलब जाहिर सी बात है करंट बढ़ जाएगा। किसमें करंट ज्यादा है सर? लाल वाले में ज्यादा है, ये देख इसमें ज्यादा है करंट, एम्पलीट्यूड इसमें कम आ रहा है, तो इसका मतलब दूसरा वाला ग्राफ इसके ऊपर से निकल जाएगा। खैर इतने सब देखने की जरूरत नहीं है, मैं तो कहूं क्या तेरे को बात समझ में आ गई? यहां से क्या समझ में आ गई कि सर अगर मैंने यहां से इफ R इज डिक्रीज, इसका मतलब F0 तो रहेगी सेम, इसका मतलब चोंच तो वही रहेगी, है चोंच तो बनी नहीं है यहां पर, इसका मतलब पीक तो वही रहेगा, ठीक पीक वही रहेगा। मैंने कहा ठीक है, और पीक अगर वही रहेगा तो फिर और क्या चीज चेंज हो जाएगी? बोले सर R अगर कम करोगे
तो Z कम हो जाएगा, और Z कम होगा इसका मतलब करंट की जो वैल्यू है, I नॉट की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, इसका मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या मैं यहां से ये बोल दूं कि सर इस ग्राफ में R घटाने पर शार्पनेस बढ़ गई, शार्पनेस बढ़ गई, ग्राफ उतना ज्यादा शार्प हो गया, उतना ज्यादा नुकीला हो गया। बोलो बोलो, नुकीला नुकीला, और हमारी सारी यादों को नुकीला बना के रखा है, और जिन्हें हम समझते थे मोहब्बत वो तो चुड़ैल निकली बाहर। डिफरेंशिएबिलिटी ना ना ना, फिर नुकीला ना है, फिर तो मैं कहूंगा शार्पनेस बढ़ती जा रही है, चोंच नहीं है, चोंच नहीं है, इसलिए मैंने चोंच लिख के काट दिया था, इसलिए मैंने चोंच लिख के काट दिया था। ठीक है, यहाँ पे चोंच लिखा था ना, मैंने काट दिया था, मुझे पता था बहुत चालू हो गया तू आजकल। ठीक है, चोंच भी लिखूंगा ना फिर तो अपने डिफरेंशिएबिलिटी वाला फंक्शन लगा देगा, कह देगा इधर उधर डिवाइड है सेम नहीं है सर, अलग अलग है सर। ठीक है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, मैं समझ गया तेरी बात, इसलिए मैंने लिखा यहाँ पर शार्पनेस बढ़ जाएगी। कह रहा वंश मोर, अब नारा वंश मोर, ये लिख, ये बस ऐसी आती दिमाग में। हाँ जल्दी लिख। अब यूट्यूबर्स ढूंढने गया, सर ने शायरी कहां सुनाई थी भाई, है उससे जो है इसमें रेजिस्टेंस R2 यूज किया, तो जिसमें शार्पनेस ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम है। ठीक है, शार्पनेस ज्यादा रेजिस्टेंस कम, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। शार्पनेस ज्यादा, ग्राफ जितना शार्प होगा, ठीक है, ग्राफ जितना शार्प होगा उतना उसका रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा शार्प उतना उसका रेजिस्टेंस कम, तो R2 उतना ही कम हो जाएगा। और एक नेक्स्ट आर्टिकल और मैं आपको बता दूं, जितनी ज्यादा शार्पनेस होती है ना, एक टर्म और तेरे सामने आ रहा है, ठीक है, अब वो सही वक्त आ गया उसको इंट्रोड्यूस करने का, पहले अगर इस्तेमाल करते तो परेशान हो जाता, उसका क्वालिटी फैक्टर या उसकी क्वालिटी उतनी ही ज्यादा होगी, ऐसे समझ। अब तेरे सामने नया टर्म आया है, क्वालिटी क्या है, तो नेक्स्ट पेज पे अभी हम इसको पढ़ेंगे, क्वालिटी क्या है, नोट कर इसको। जल्दी 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 नोट कर। ये इतना भाई साहब हमारे टाइम पे हमें इतना मुश्किल लगा करा था, ये ग्राफ है पता ना क्या है यार, कैसा कैसा ग्राफ बनना है यार, है? अब तू मजे मजे में पढ़ ले रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। ठीक है, ठीक है, अब देख ध्यान से, नेक्स्ट पेज पे सर हमने चीज देखी, क्या चीज देखी, अब मैं तेरी चैटिंग बंद कर देता हूं। ठीक है, क्या कि सर, सर आर जितना कम होगा ग्राफ उतना ही शार्प होगा,
शार्पनेस उतनी ज्यादा होगी और क्वालिटी उतनी ज्यादा होगी। तो यहां से एक नया टर्म निकल के आया, क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, इसको हम लोग क्यू बोलते हैं, क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, ठीक है। अब ये पावर फैक्टर से अलग है, मैं थोड़ा स्लो जाता हूं। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे के मिक्स करते हैं क्वालिटी फैक्टर पावर फैक्टर। ये क्वालिटी फैक्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था, जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से हर साल इससे सवाल आते थे, हर साल इससे सवाल आते थे, फॉर्मूला में सवाल आते थे। ठीक है सर जी, लेकिन ये जेईई 2024 में नहीं था। ठीक है, इस साल का पता नहीं, तो चल अभी हम जो अभी पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है सर, क्वालिटी फैक्टर। ओके, तो हमने क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन किया। ठीक, ये डेफिनेशन अलग अलग तरीके से डिफाइन की जा सकती है। अगर आप किसी किताब के पास जाओगे तो इसको 3 तरह से डिफाइन किया जा सकता है, 3 से 4 तरह। लेकिन मैं तुझे उसमें उलझाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं तुझसे सवाल बन जाए काम के। ठीक है सर जी। ओके, तो सर ठीक है सर जी, क्वालिटी फैक्टर। ठीक है सर, ये क्वालिटी फैक्टर होता क्या है? मैं डेफिनेशन वगैरह भी थोड़ी देर में लिखा दूंगा। मैं चाहूंगा अभी के लिए सीधा फॉर्मूला याद है सर, क्वालिटी फैक्टर का मतलब होता है एक्सेल अपॉन आर। सीधा फॉर्मूला याद कर, कैसे आया थोड़ी देर के बाद ये बता दूंगा, कैसे डिफाइन किया, क्योंकि इट इज डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है। ठीक है सर जी। और सर एक्सेल बराबर तो एक्सी है, मैंने कहा बिल्कुल, इसका मतलब एक्सी अपॉन आर। जैसे तूने पढ़ा था एक पावर फैक्टर, मैं इधर लिख देता हूं, कंफ्यूज मत होना। पावर फैक्टर जो होता है उसको हम लोग बोलते थे कॉस अल्फा, आर बाई जेड, वो अलग था। यह है क्वालिटी फैक्टर। इसको मैं क्यू से रिप्रेजेंट करूंगा, ये क्वालिटी फैक्टर हो जाएगा सर एक्सएल बाई आर या एक्सी बाई आर। और इसका एक फॉर्मूला और होता है। ठीक है, वो फॉर्मूला भी अभी लिख देता हूं मैं। तो कायदे में तुम्हें यहां से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तुम्हारे सामने मैं मानता हूं कि बड़ा अजीब सी चीज लग रही होगी तुम्हें, बोले सर ये अचानक से क्या आ गया क्वालिटी फैक्टर बराबर। ठीक, इसका एक और फॉर्मूला होता है, वन अपॉन आर रूट एल बाई सी। ठीक है सर, ओके। सर ये क्या है समझ में नहीं आया, समझ में ज्यादा लेना भी नहीं है, फिर भी मैं तो फील दिलाता हूं, इसकी फील दिलाता हूं, ये है क्या। ठीक है सर, हमने जो है ना करंट वर्सेस उसको प्लॉट किया। ठीक है, करंट वर्सेस सेट को बहुत प्लीज बहुत लाइट मोड से लेना इसको, क्योंकि ये इसकी डिटेल में, इसको डिटेल में पढ़ना इज नॉट इंपॉर्टेंट, बिलीव मी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरा फर्ज है बताना तो बता देता हूं। ठीक है सर, तो सर ठीक है सर, ये हो गया आई और ये हो गया आपका क्या, एफ। सर अभी हम लोगों ने ग्राफ देखा था, उसको ग्राफ आया था कुछ इस प्रकार का, आई वर्सेस एफ का, ऐसा कुछ इस प्रकार का रैंडम ग्राफ आया था। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके। तो सर ये क्या था? मैंने कहा भाई ये था आई मैक्सिमम, ये आई नॉट की मैक्सिमम वैल्यू थी। ठीक है सर, आई नॉट की मतलब करंट की एम्पलीट्यूड, करंट के एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू थी, मतलब करंट के मैक्सिमा की मैक्सिमा, करंट का मैक्सिमम मतलब करंट मैक्सिमम मतलब एम्पलीट्यूड। ठीक, तो करंट एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू थी और ये हमको मिली थी किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर जिसका नाम था एफ नॉट। ठीक है सर, तो इसके करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ पावर आई होगी। मैंने कहा ठीक है, तो हमने यहां पर एक नया टर्म डिफाइन किया कि सर ये बता दो कि पावर हाफ कब होगी, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी में टर्म यूज कर लेता हूं यहां पर, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। मैंने कहा ठीक है भैया, ओके, मतलब पावर को हाफ करना है। और पावर था कितना भैया? बोले सर ये तो आई आर एम एस स्क्वायर इंटू जेड लिख सकता है तू, तो दैट मींस मैं कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई ये बता दे कहां, किन फ्रीक्वेंसी पर, किन फ्रीक्वेंसी पर जो करंट का एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम का आधा हो जाए, मैक्सिमम का 1/√2 हो जाएगा। जिन फ्रीक्वेंसी पर करंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का 1/√2 हो जा रहा है, सपोज बोथ फ्रीक्वेंसी को मैंने यहां पर बोल रखा है इधर से F1 इधर से F2, तो ये जो F1 माइनस F2 के बीच का जो गैप है डेल्टा F, इसी को बोल देते हैं हम लोग बैंडविड्थ। तो अगर आपसे कोई पूछे यहां पर कि सर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी मतलब, मैंने कहा F1 और F2 को मैंने हाफ पावर फ्रीक्वेंसी बोल दिया, मतलब सर ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? मैंने कहा भाई देख ऐसा समझ, सर F0 अगर होगा तो करंट मैक्सिमम होगा, मतलब आई नॉट मैक्सिमम होगा, करंट मैक्सिमम नहीं बोलना चाहिए मेरे को, मुझको आई नॉट मैक्सिमम बोलना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, इसके हिसाब से कुछ ना कुछ पावर आएगी। मैंने कहा हाँ सर ठीक है सर, उस करंट की करस्पॉन्डिंग पावर आएगी। ठीक है सर, ओके, तो वो पावर वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है, किन फ्रीक्वेंसी पर हमको आधी पावर मिलेगी? तो तू कहेगा कि करंट को 1/√2 कर दे। बोले करंट 1/√2 क्यों कर दे? मैंने कहा पावर क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू जेड लगा दे पूरे सर्किट के लिए, तो पावर पी बराबर क्या लिखेगा, आई स्क्वायर इंटू जेड। तो आई को कितना कर दे कि पावर आधा हो जाए, तो आई को 1/√2 कर दे, क्योंकि आई स्क्वायर है तो 1/√2 का स्क्वायर बिकम 1/2, तो पावर आधी होगी वहां पर। मैंने कहा ठीक है, तो यहां पर हम बोलेंगे सर यहां पावर सपोज पी नॉट है, तो यहां पर पावर पी नॉट बाई 2 मिल जाएगी हमको, क्योंकि करंट 1/√2 हो चुका है। ठीक है, तो जिन फ्रीक्वेंसी पर ये जो भी आपको पार्टिकल, जो भी आपको पावर मिली है, ये जो भी पावर मिलेगी, ये जिन फ्रीक्वेंसी पर हमको मिल रही है, उन फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोल दिया भाई साहब यहां पर, सर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी बोल दिया है। मैं कहा ठीक है भाई साहब, ओके, तो यहां से जो F2 माइनस F1 आया, बड़ा F माइनस छोटा F आया, इसी को हम बोल देते हैं हम लोग बैंडविड्थ, डेल्टा F। ये होले होले समझ में आएगा बेटा, एंड प्लीज मैं फिर से बोल देता हूं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना,
ठीक है, इसे लाइट मोड से लेना, इसका मजा लेना, इसको इसको ऐसा मत कर देना कि ये तेरे मजे ले ले, ऐसा मत कर, ठीक है, बहुत लाइट मोड से। सवाल तो मैं तुझसे करा लूंगा, सवाल तो तेरे यही हो जाएंगे सारे के सारे, इसी लाइन से सवाल बन जाएंगे। ठीक ठीक है, ओके सर, ठीक है। तो सर हमने यहां से डिफाइन, इस जगह से हमने डिफाइन किया क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर। बोले क्या डिफाइन किया? बोले हमने डिफाइन किया डेल्टा एफ अपॉन एफ नॉट। सर ये जो है, ये वाला जो डिफरेंस है अपॉन एफ नॉट को हम लोगों ने डिफाइन कर दिया क्या? क्वालिटी फैक्टर। आ रही बात समझ में? ये डिफाइन कर दिया हम लोगों ने, ठीक है सर। अब तू ये बता, अगर आर कम होगा तो क्या शार्पनेस ज्यादा होगी? हाँ सर, शार्पनेस ज्यादा होगी। मतलब एक ग्राफ तो मैं बना दूं भाई साहब कुछ इस प्रकार का, और एक ग्राफ में बना दूं इस प्रकार का, ठीक है सर जी। तो अगर मैं आपसे पूछूं, या ये दो अलग अलग बना दिए मैंने, एक ग्राफ बना दूं मैं ऐसा, और एक ग्राफ में बना दूं ऐसा, ठीक। तो आप खुद बताओ, यहां पर मैं थोड़ा वेरिएशन ज्यादा ले रहा हूं ताकि आपको मस्त फील आ सके। ये आई वर्सेस टी का ग्राफ था, आई वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ये आई नॉट, मतलब आई नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ था। मैंने कहा ठीक है। तो सर मान लो ये वाला जो करंट था, ये करंट था हमारा आई नॉट, ठीक है सर। तो आई नॉट बाई रूट टू कहां पर होगा? बोले यहां पर होगा, ठीक है सर। तो आई नॉट बाई रूट टू जिस फ्रीक्वेंसी पे गया वो फ्रीक्वेंसी ये F1 है और ये F2 है और ये F0 है। तो इसमें क्वालिटी फैक्टर हमने क्या डिफाइन किया है? F2 माइनस F1 बटे F0 डेल्टा F अपॉन F0। बोलो जल्दी से भाई साहब, मिनट से पहले। ठीक ठीक है सर जी, ओके। तो एक मिनट, 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 सॉरी 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 सॉरी, ये उल्टा है, ये उल्टा है सर। उल्टा कैसे? आपको कैसे पता चला? मैंने कहा अभी पता चल जाएगा, तेरे को पता चल जाएगा, रुक जा। F0 अपॉन डेल्टा F, सॉरी, F0 अपॉन डेल्टा F को हमने डिफाइन किया क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। कैसे? अभी तो खुद अपने आप निकाल लेगा, ठीक है सर जी। F0 अपॉन, सर आपको कैसे पता चला? इसका मतलब आप रट के नहीं बैठे हो। मैंने कहा मैं रट के नहीं बैठा हूं सर, आपको कैसे पता? बताओ ना सर, आपको हम ही बता दो कैसे पता लगाना है। मैं तो बता रहा हूं, देख, मुझे यह पता है कि ग्राफ जितना शार्प होगा, जितना नुकीला होगा, नुकीला मतलब समझ गया होगा, शार्प होगा, उसका क्वालिटी उतना ज्यादा होगा। मैं तो बस ये लाइन याद रख रखा हूं, ठीक। अब उसके बाद, ठीक है सर, ओके। तो सर ये बताओ, अगर मैं यहां क्वालिटी फैक्टर निकालता हूं, क्वालिटी फैक्टर, तो क्या बोलोगे सर? डेल्टा एफ, सॉरी फिर गलती कर रहा हूं मैं सर, एफ अपॉन डेल्टा एफ नॉट। मैंने कहा हाँ सर। यहां अगर मैं बात करूं तो मान लो इस ग्राफ को थोड़ी देर के लिए नीचे उतार लेता हूं। यहां पर ये था हमारा आई नॉट और ये था भाई साहब आई नॉट बाई रूट टू। मैंने कहा हाँ भैया ठीक है भाई साहब, ओके। तो भाई तू एक बात बता, मैं इसको नीचे उतार लेता हूं इस लाइन को, ये हो गया तेरा F1, ये हो गया तेरा F2। तो तू ये बता बैंडविड्थ किसमें ज्यादा आ रही है? तू बस ये बता दे, इसमें बैंडविड्थ ज्यादा आ रही है, इसमें बैंडविड्थ कम आ रही है। बैंडविड्थ मतलब समझ रहा है? ये वाला F1 और F2 के बीच का गैप। क्या तेरे को समझ में आ रही है कि अगर मैंने रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया तो ये ग्राफ और शार्प होता चला जाएगा, और शार्प होता चला जाएगा, तो ये जो गैप है ये गैप कम होता चला जाएगा। मैंने यहां से कैच कर रखा है इसको, जब भी कभी मेरे को वेरीफाई करना होता है तो मैं यही उठा लेता हूं एकदम। मतलब मैं एक ग्राफ तुझे बना के दे दूं ऐसा इस प्रकार का, और एक ग्राफ मैं तेरे को बना के दे दूं इस प्रकार का, तो इसमें क्वालिटी किसकी ज्यादा है? इसकी ज्यादा, शार्पनेस ज्यादा है इसका। तो इसको क्वालिटी फैक्टर को जो हमने डिफाइन किया था, क्वालिटी फैक्टर सर सपोज आप भूल गए सर, F0 अपॉन डेल्टा एफ था या फिर डेल्टा एफ अपॉन F0 था। मतलब भाई ये बता, F0 तो सेम रहेगा, रेजिस्टेंस को चेंज करने से ये तो चेंज नहीं हो सकता, F0 की वैल्यू तो सेम रहेगी। मैंने कहा ठीक है। अब तू ये बता दे डेल्टा एफ किसमें है? सर यहां पे ना कोई सी भी एक लाइन खींचो फील लेने के लिए, और यहां पे भी कोई सी एक लाइन फील लेने के लिए। सर चेक करके देख लो सर, बिट किसमें कम आ रही है, किसमें ज्यादा आ रही है, तू खुद बता। मैं यहां से उठा लेता हूं, ठीक। बोले सर जी देखो यहां से क्या हो रहा है, यहां से बिट कम है, यहां से बैंडविड्थ कम है, इसका मतलब यहां से समझ में आया बैंडविड्थ तो कम आ रही है, ये छोटी सी गैप आ गई और ये गैप बढ़ा गया, तो बैंडविड्थ कम है, तो इसका मतलब क्या हो गया सर? का क्वालिटी सर, शार्पनेस ज्यादा तो क्वालिटी ज्यादा, इसका मतलब बैंडविड्थ वाला टर्म नीचे आना है। तो खैर मैं लौट के वापस आता हूं। तो हमने क्वालिटी फैक्टर डिफाइन किया है F0 अपॉन डेल्टा एफ, मतलब F0 अपॉन F2 माइनस F1। अब कोई बोले आर कम तो शार्पनेस ज्यादा, शार्पनेस ज्यादा तो डेल्टा एफ कम, और डेल्टा एफ कम तो क्वालिटी ज्यादा। ओके सर, ठीक है सर जी, ओके सर जी, ओके। तो सर यहां, अरे यहां से भी तो दिख रहा है आर कम तो क्वालिटी ज्यादा, देख यहां से भी दिख रहा है, यहां से भी दिख रहा है, इस जगह से भी, इसको इधर रख ले। बोलो भैया, बोलो 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 बोलो। मतलब ये टेंशन ना ले, ये सारे रिजल्ट जो मैं यहां पे लिखा रहा हूं धीरे 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 मैं तेरे को क्लास में याद करा दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना, ठीक। अगर आप कुछ किताबों में हो जाएंगे तो उन्होंने क्वालिटी फैक्टर को ऐसे डिफाइन कर दिया, क्वालिटी फैक्टर बराबर, अब डेफिनेशन पे चलते हैं, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर बटे अप्लाइड वोल्टेज। उन्होंने ऐसे बोल दिया, रेजोनेंस की कंडीशन में डिफाइन कर दिया उन्होंने, भाई डेफिनेशन में तो मैं कुछ नहीं कर सकता थे।
ठीक ठीक है सर जी। बोले यहां से क्या मिला, मैंने कहा ये बता दे सर। वोल्टेज अक्रॉस एल के बराबर क्या लिखोगे सर? अब सर अगर आरएमएस की वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो ये बीएल क्या लिखोगे सर? बीएल लिखोगे सर आईआरएमएस इंटू एक्सएल। और सर अप्लाइड वोल्टेज क्या लिखोगे? आईआरएमएस इंटू जेड। आईआरएमएस आईआरएमएस कैंसिल आउट हो गया, क्यू बराबर कितना निकल गया? एक्सएल अपॉन जेड। और जेड की वैल्यू किसके बराबर है? आर के बराबर है। और एक्सएल किसके बराबर है? एक्सी के बराबर है। ये वही टर्म आ गया यहां को डिफाइन करके एट रेजोनेंस। समझ में आ रही बात? तो आप देखो क्वालिटी फैक्टर को यहां से भी डिफाइन कर दिया और यहां से भी डिफाइन करके निकाल दिया। इस जगह से भी निकालोगे तो मैथमेटिकली अब यहां से भी यही आंसर आता है इस जगह से, मगर वो थोड़ा सा मैथ थोड़ी लंबी हो जाती है, किसी काम की नहीं है, तो वो मैं यहां से स्किप कर रहा हूं। मैं चाहता हूं आप सीधा फॉर्मूला ओरिएंटेड रहो यहां पर कि व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर। बोले सर जी सबसे पहले तो सीधा फॉर्मूला एक्सएल बाई आर, खत्म कहानी। सर एक्सएल बराबर तो एक्सी होता है, मैंने कहा तो एक्सी बाई आर, खत्म कहानी। बोला सर ये तो हो गया सर, ये कैसा आ गया सर? ये मैंने कहा ये भी तो खुद से निकाल सकता है यार। देख एक्सएल बाई आर, मैंने कहा हाँ। एक्सएल बराबर क्या था? बोले सर एक्सी था, तो एक्सएल की जगह क्या एल ओमेगा बाई आर लिख दूं? मैंने कहा चल लिख दे, ठीक है सर, ओके सर। सर एल अपॉन आर, सर ओमेगा की जगह क्या वन अपॉन रूट एल सी लिख दूं? सर आप ही तो कह रहे थे सर एक्सएल बराबर एक्सी और एक्सएल बराबर एल ओमेगा एक्सी बराबर वन अपॉन ओमेगा सी, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर वन अपॉन एल सी, तो ओमेगा बराबर रूट एल सी। मैंने कहा हाँ ठीक है भाई साहब, ये ओमेगा की जगह मैंने रूट एल सी पुट कर दिया, ठीक है सर। सो और बताओ सर, मैंने कहा देख ये हो गया सर, सर एल अपॉन आर इंटू रूट वन अपॉन रूट एल सी। एल को अंदर ले जा तो एल स्क्वायर हो गया, ठीक है सर जी, ओके। यहां से एल से एल कैंसिल आउट हो गया तो वन अपॉन आर रूट एल बाई सी, खत्म कहानी। ये कैसे आया? एक्सएल बाई एक्सी करके यूज करके। तो अल्टीमेटली जो भैया मुद्दे की बात है, तेरे को जो याद रखना है भाई, वो ये चीज है जो मैं कह रहा हूं, यही सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि सवाल तेरे सारे इसी फॉर्मूले से बन जाएंगे। अब बात आई सर ये ग्राफ ग्राफ और ये क्या है, मतलब क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, ये कहां से बैंडविड्थ आ गई है, कैसे आई नॉट आ गया है? तो बेसिकली सारा पार्ट आता है तेरे कम्युनिकेशन सिस्टम का। कम्युनिकेशन सिस्टम का, कम्युनिकेशन सिस्टम मतलब जैसे जो हम लोग रेडियो ऑडियो इस्तेमाल करते हैं। मैं चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, मजे लेके सुनना। ये किसी काम का नहीं है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप कॉलेज में जाओगे तो डिटेल में पढ़ोगे, हल्की फुल्की जितनी फील ले सकते हो उतनी फील ले लो, उससे ज्यादा फील लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक? अच्छा ये सब क्यों हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं? मैंने कहा भैया इसलिए बात कर रहे हैं कि हमारे घर में क्या है, आप सब लोग जानते हो कि हम लोग जो है, हो सकता है काफी घर में वो रेडियो पेडियो हो। रेडियो पेडियो समझ रहा है? इसका इस्तेमाल होता है बेसिकली रेजोनेंस सर्किट में। देख ध्यान से देख, वहां पे पेन कहां है? ये रहा, ठीक है सर। बोले सर करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ हमने बनाया, ऐसा निकल के आया। मन का ठीक है, ये आई वर्सेस आया, ठीक है भाई साहब। ये आई नॉट था, हमने डिफाइन कर रखी है चीजें। अब तू इतनी बार सुन चुका है कि चीज अब तेरे को बढ़िया मस्त फील आएगी। बोले सर जी सर ये क्या था? आई नॉट की मैक्सिमम वैल्यू, ये क्या था? आई नॉट बाई रूट टू। ये दोनों क्या आ गई सर? फ्रीक्वेंसी आ गई। और ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? मैंने कहा ये फ्रीक्वेंसी है तेरी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ये आई नॉट है, आई नॉट की मैक्सिमम वैल्यू है, जो कि कब आई थी? ये जब आई थी जब एक्सएल बराबर एक्सी हुआ था, और फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो गई थी? एफ नॉट के बराबर हो गई थी। और ये क्या है? आई मैक्सिमम बाई रूट टू, ठीक? जब फ्रीक्वेंसी आई मैक्सिमम का वन बाई रूट टू हो जाएगी तो हमने यहां पर F1 F2 दोनों को हम लोगों ने बोल दिया हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। मतलब अगर आप पावर का भी ग्राफ बनाना चाहो, P वर्सेस फ्रीक्वेंसी का भी आप ग्राफ बनाना चाहो, तो उसके ग्राफ का नेचर भी ऐसा ही होगा ऑब्वियसली। क्यों? वो तो तू सीधा करंट से उठा ले भाई साहब, आई स्क्वायर इंटू जेड लगा दे, ठीक? तो जैसे ग्राफ जो तेरा आई का होगा वैसे ही ग्राफ तुम्हारा किसका हो जाएगा मेरे भाई? पावर का हो जाएगा। तो ये जो जिस फ्रीक्वेंसी पर आपको पावर सबसे ज्यादा देखने के लिए मिल रही है, उसको हम लोगों ने बोल रखा है, सपोज मान के चल ये पी नॉट मैक्सिमम हो गया, ठीक है? तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी मतलब किन फ्रीक्वेंसी पर हमको पावर आधी देखने के लिए मिली? पी नॉट मैक्सिमम बाई टू। तो आधी जो भी पावर हमको यहां पे मिली थी उसकी आधी जिन फ्रीक्वेंसी पे देखने के लिए मिली उसको मैंने F1 F2 कह दिया है। और यही ग्राफ जब करंट में बनाया तो आई मैक्सिमम बाई रूट टू आ गया। मैंने कहा ठीक है। बोले सर इसका सर्किट से कैसे लेना? इस सर्किट का सर उससे क्या कैसे लेना देना रेडियो वीडियो से? मैंने कहा देख कहानी केवल इतनी सी है, ध्यान से सुनना, कि जो रेडियो होते हैं ना, रेडियो, तुम्हें शायद इसकी फील थोड़ी कम आए, क्योंकि अब क्या होता है कि आप लोग क्या करते हो, अब सीधा सीधा मोबाइल में, है ना, मोबाइल में हम लोग रेडियो सुन लेते हैं, ठीक है? या फिर जो है और अलग अलग फॉर्म के रेडियो आ गए हैं। लेकिन आज से जब 10 साल पहले की बात करें, ठीक है, जब मैं कभी कोटा में हुआ करता तो मैं भी रेडियो खरीद के लेके आया था छोटा सा, तो आपने देखा होगा उसमें क्या है, इस तरीके से ये रेडियो होता था और यहां पर क्या एक वो होता था श्यू, जिसको ऐसे घुमाया करते थे, और यहां पर क्या हुआ करता था, एक एंटीना टाइप का हुआ करता था। मैंने कहा ठीक है। अब कायदे में क्या है, अगर सपोज रेडियो तू किसी बाहर एकदम सड़क पर, कोटा की बात करिए, दिल्ली की बात कर, रेडियो तू लेके चला जा, वही सेम रेडियो ये सारी फ्रीक्वेंसी को कैच कर लेता है। उससे आप जो है बिग एफएम भी सुन लेते हो, उससे आप जो है रेडियो सिटी भी सुन लेते हो, उससे आप माई एफएम भी सुन लेते हो, जितने चैनल आ रहे होते हो सारे सुन लेते हो। इसका मतलब सराउंडिंग में ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मौजूद है, जिससे ये इसका एंटीना जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है। क्लियर है? ठीक है भाई साहब। जो रेडियो का एंटीना है वो ऐसा नहीं है कि केवल एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ही बात करेगा या एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से इंटरेक्ट करेगा, उसके लिए तो सब बराबर है। ठीक है भाई साहब, ओके। ये जो एंटीना है ये आप फिर से कॉलेज में जाके पढ़ोगे, हमें आया था थर्ड ईयर में,
इसी ब्रांच में थर्ड ईयर में इंटीरियर चैप्टर आता है, पूरा 6 महीने हम लोग उसको पढ़ते हैं। ठीक ठीक है सर जी। तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी कभी तुमने वो सुना होगा ना, रेडियो का जो नोब होता है उसको घुमाते हैं, ठीक है, कि फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा आगे बढ़ा, फिर बढ़िया एकदम चैनल आ गया कि भाई माइक बिग एफएम 92.7, थोड़ा सा और आगे बढ़ाया, फिर उसकी आवाज चलेगी, सरसराट आवाज शुरू हो गई, थोड़ा सा और बढ़ाया, फिर रेडियो सिटी का चैनल आ गया, फिर थोड़ा और बढ़ाया, फिर सरसराट शुरू हुआ, और बढ़ाया, फिर माइक, ऐसे ऐसे चैनल चेंज हो जाते हैं। ठीक है, बचपन में गांव में कभी हमारे हुआ करते थे, पिताजी रेडियो चलाते थे और कभी कभी हम गुस्से में यूं मोड़ दिया करते थे, तो आवाज बहुत सारी ऐसे ऐसे चेंज हुआ करती थी। मैं उस रेडियो की बात कर रहा हूं। मन का ठीक है भाई साहब। तो कायदे में कहानी ये है, मन का ठीक है, क्या कहानी है सर इसके पीछे की? मन का जब हम इसको घुमाते हैं, नॉब को हम घुमाते हैं, तो हम इसका इंटरनल सर्किट है जो कि अभी आपके काम का नहीं है, हम उसकी सी की वैल्यू चेंज करते हैं। सी, ठीक है सर जी, ओके। तो इसका मतलब जब उसको घुमा रहे होते हैं तो बेसिकली वहां पे प्लेट्स होती हैं, तो प्लेट्स के बीच का ओरिएंटेशन चेंज हो रहा होता है, जिसकी वजह से जैसे आपने पढ़ा था ना कैपेसिटर में 2 प्लेट्स होती थी, उनके बीच का ओरिएंटेशन चेंज होगा अगर, तो जाहिर सी बात है कैपेसिटेंस चेंज हो जाया करता था। ठीक, तो कुल मिलाकर हम इसको घुमा के सी की वैल्यू को चेंज कर रहे होते हैं, और अगर सी चेंज हो रहा है तो इसका मतलब जो एफ नॉट हमने अभी देखा है 1/r√L/C, यही है ना, यहां पर चेक करके देख ले, यहां पर फ्रीक्वेंसी, हां ये हां ये 1/r√L/C। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे सी की वैल्यू चेंज करोगे तो एफ नॉट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक है सर जी, ये मैथमेटिकल एफ नॉट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर सपोज तूने उसको चेंज किया, चेंज करते 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 मान ले एफ नॉट की वैल्यू 92.7 आ गई, मतलब अब तेरा ग्राफ जो ऐसा बना है, तो इसका मतलब यह हो गया कि ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये 92.7 आ चुकी है मेगाहर्ट्ज। अच्छा, इसका मतलब ये सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी थी वो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई, इसको बोल देते हैं हम लोग रेजोनेंस। और जिससे मैच कर गई, सपोज इस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर गई, तो इस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो भी करंट आएगा उसकी पीक वैल्यू, जाहिर सी बात है आई नॉट की जो पीक वैल्यू मैक्सिमम है, तो वो करंट उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाला करंट मैक्सिमम हो जाएगा। और अगर उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाला करंट मैक्सिमम हो गया तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाले की पावर मैक्सिमम हो जाएगी, मतलब आपको तुरंत उसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाली आवाज सुनाई देना स्टार्ट हो जाएगी। बिग एफएम बजेगा तो बिग एफएम में सुनना स्टार्ट हो जाएगा। समझ मारी बात? तो ये बेसिकली इसके पीछे की कहानी है। ठीक, तो सर इसका मतलब बाकी नहीं हो रही होंगी क्या? मतलब बाकी भी आ रही होंगी, ऐसी बात नहीं है, फ्रीक्वेंसी तो सारी मौजूद है मार्केट में। ठीक, अगर सपोज तूने ये पकड़ी 92.7 है, अगर तू इसको पकड़े सर 91.1 नहीं होगा क्या? भाई 91.1 भी तो है मार्केट में, तो 91 मतलब हवा में तो 91.1 भी है। ठीक, तो नोब को घुमा, अगर तूने नोब को घुमा के कैपेसिटी सी की वैल्यू ऐसे एडजस्ट कर दी कि उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होके उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हो गई, तो ये वाला बजना शुरू हो जाएगा। बोले सर अगर ये बज रहा होगा तो, मैं कहते अगर ये बज रहा होगा तो 92.7 तो ये हो गया, और ये क्या है? बोले 91.1 कहीं यहां पर होगा इस जगह पर। ठीक है सर, और सर ये भी तो है सर सही माई एफएम, मतलब 94.3 ये कहीं आगे होगा, ये ले। तो अगर आपने फ्रीक्वेंसी को 94.7 पर सेट कर दिया, अगर फ्रीक्वेंसी को आपने 94.7 पर सेट कर दिया, तो इसके करस्पॉन्डिंग वाला जो करंट होगा आई नॉट, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसके करस्पॉन्डिंग पावर बहुत ज्यादा आएगी, तो इसका मतलब ये हमको सुनाई देना शुरू कर देगा। तो क्या इसका मतलब इनकी पावर नहीं आ रही होगी क्या? मतलब भाई इनकी पावर आ रही होगी मगर इनकी पावर बहुत ही कम होगी। इनकी पावर, सॉरी जरूरी नहीं है कि दोनों एक ही लाइन पर आए। ठीक, अगर मैं बात करूं 91.7 की, तो पावर तो इसकी भी आई है, पावर तो इसकी भी आ रही है, लेकिन इसके मुकाबले कम आ रही है। देख लें यहीं पर अगर मैं एक लाइन खींच लूं, मैं कहता हूं यहां पर बता दें, यहां पर क्या होगा इस जगह पर, तो क्या पावर तो इसकी भी आ रही है सर, लेकिन पावर उसकी कम आ रही है। पावर का मतलब क्या हो गया? तो पावर कम आ रही तो उसकी आवाज बहुत ही कम आ रही होगी, इतनी कम आ रही हो तो शायद अपने कान से डिटेक्ट ही ना कर पाए। ठीक, तो इसका मतलब जो मेन डोमिनेट कौन कर गया? सर डोमिनेट कर गया ये वाला, ये 92.7 डोमिनेट कर गया, तो जो ये सुनाई दे रहा होगा, तो गाने सुन रहा होगा मस्त बिग एफएम की। फिर सपोज तूने काम किया, तूने उसके कान पकड़ को ऐड दिया, क्यों? तो जैसे तूने कान पकड़ के ऐड दिया, सपोज ठीक, तूने सपोज कान पकड़ के ऐड का मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, तो ऐसे समझ सी को चेंज किया, तो अच्छा जरूरी नहीं है सी को चेंज हो, कुछ सर्किट ऐसे भी होते हैं जिसमें एल को चेंज कर दिया जाता है। मैं पुरानी बात कर रहा हूं, तो उसमें सी चेंज कर दिया। सपोज तूने एफ की वैल्यू को बढ़ा दिया, मतलब तूने सी की वैल्यू को चेंज किया, एफ नॉट को बढ़ा दिया। सी की वैल्यू को बढ़ाया तूने, तो एफ नॉट बढ़ा, हाँ सर एफ नॉट बढ़ गया। अगर एफ नॉट बढ़ गया मतलब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी तूने बढ़ा दी है, और सपोज बढ़ा के तू यहां तक ले गया, कहां तक ले गया भाई साहब? इस जगह तक ले गया, माई एफएम तक। ठीक, तो इसका मतलब अब जो होगा, मतलब यहां पर ले गया, तो अब जो तेरा ग्राफ होगा वो ग्राफ तेरा कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी तो इस जगह लेके आ गया 94, मतलब इस ग्राफ का जो पीक होगा वो 94.3 पर आ जाएगा। तो इस जगह पे क्या होगा? बोले सर अगर आप इसको एफ नॉट कह रहे हो, मतलब आप फ्रीक्वेंसी यहां तक ले जा चुके हो सर्किट की, तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ? सर इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो भी करंट आएगा उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, उस करंट के करस्पॉन्डिंग जो भी पावर होगी मैक्सिमम होगी, तो हमको ये सुनाई देगा। बोले ठीक है सर जी, ओके, मैं इसको और अच्छे से बनाऊं तो ध्यान से देखना सर, ये कहानी कुछ ऐसे हो जाएगी, ऐसे। तो सर ये 92.7 सुनाई नहीं देगा क्या? मैंने कहा देगा ना, ये देख इसकी जो पावर है, इसकी पावर इतनी सी आ रही है, छोटी सी, तो ये पावर क्या होती है इसके मुकाबले बहुत ही कम होती है।
बहुत ही कम होती है, मतलब हम इसको सुनाई ये हमको नहीं देता, तो अब हमको क्या सुनाई दे रहा होगा 94.3। फिर तूने और घुमा दिया, जैसे तू उसको और घुमाएगा इसका मतलब कुल मिलाकर सी की वैल्यू चेंज कर दी तूने, सी की वैल्यू और बढ़ा दी या घटा दी, डिपेंड्स। ठीक, तू ऐसे कर रहा है, ऐसे घुमा रहा है, ऐसे घुमा रहा है। अगर तूने सपोज सी की वैल्यू और बढ़ा दी तो फ्रीक्वेंसी कम हो गई, सी की वैल्यू घटा दी, सॉरी मैंने थोड़ी देर पहले शायद उल्टा बोल दिया होगा, सी की वैल्यू घटा दी तो फ्रीक्वेंसी और बढ़ गई, और बढ़ गई तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी और बढ़ गई, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी और बढ़ गई तो हवा में जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में जो है रेडियो की जो भी फ्रीक्वेंसी, जो रेडियो की जो भी वेव घूम रही है, जब वो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाएगी, सर्किट की फ्रीक्वेंसी उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाएगी, तो इसी को तो बोलते थे रेजोनेंस। हम लोगों ने ये फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ा था, रेजोनेंस कॉलम ट्यूब, है ना। तो ये बेसिकली यहां पर करंट का एम्पलीट्यूड फ्रैक्शन मैक्सिमम हो जाएगा, उसकी उस करंट की करस्पॉन्डिंग जो उस पर्टिकुलर करंट की जो पावर होगी वो भी मैक्सिमम हो जाएगी, जैसे मैक्सिमम हो जाएगी फटाक से वो जो कहते हैं चैनल वो हमको एकदम से सुनाई देना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक। तो सर इसमें अच्छा कब होगा? मतलब अच्छा तब होगा जब शार्पनेस ज्यादा होगी। सर क्यों? मतलब देख, एक ग्राफ है ऐसा और एक ग्राफ है ऐसा, ठीक है सर। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो देख भैया, ये तो हो गया तेरा सपोज आई मैक्सिमम, आई नॉट मैक्सिमम, मतलब ठीक है भाई साहब, आई नॉट मैक्सिमम, और ये तेरा हो गया आई नॉट बाई रूट टू, आई नॉट मैक्सिमम बाई रूट टू, मतलब ठीक है। आई नॉट मैक्सिमम बाई रूट टू से पहले वाली जितनी फ्रीक्वेंसी होती है, ये जितनी भी नीचे की सारी कहानियां हैं, इनकी पावर बहुत ही कम होती है, तो ये हम लोग तो सुन भी नहीं पाते हैं, ठीक है। इसलिए हम फोकस करते हैं अपने इस रेंज पर, इसको बैंडविड्थ बोल देते हैं हम लोग यहां पर, इस फ्रीक्वेंसी के रेंज को। तो मान ले ग्राफ, सपोज ग्राफ की शार्पनेस बहुत ही कम है, मतलब ग्राफ को मैं ऐसा बना दूं, ऐसा इस प्रकार का, सपोज फील लेने के लिए तो ये समझ ले, ठीक, ये कुछ ज्यादा ही हो गया, ठीक है, ऐसा, ये सपोज इसकी शार्पनेस बहुत ही कम है, तो इसका मतलब इसका आई नॉट मैक्सिमम तो ये हो गया, और इसका जो आई नॉट बाई रूट टू है वो ये हो जाएगा। ठीक, तो आप ऐसा समझो कि अगर ग्राफ की शार्पनेस ज्यादा नहीं है, कम है, तो क्या तुम्हें यहां पर ऑटोमेटिकली फील आना स्टार्ट हो गई होगी, या यहीं से तो फील ले सकता है कि अगर शार्पनेस ज्यादा है तो ओवरलैपिंग जो हो जाती है वो यहां पर चीजें कम हो जाएगी। समझ मारी? क्योंकि दूसरे बंदों की फ्रीक्वेंसी कम है, अगर शार्पनेस कम है, ऐसे है, ठीक, शार्पनेस थोड़ी सी मैंने ऐसे बना दी, इस प्रकार की यहां पर बना दी, इसकी शार्पनेस बहुत ही कम है, ठीक, इस ग्राफ की शार्पनेस बहुत ही कम है। इसका मतलब यहां का जो भी चैनल होगा तो यहां से समझ सकता है सर एक फ्रीक्वेंसी तो ये हो गई, और सर ये देखो सर इसके बगल में और बहुत सारी फ्रीक्वेंसी आपको दिख जाएंगी, ये रही, ये फ्रीक्वेंसीज आपको दिख जाएंगी अच्छी खासी, जिनकी पावर भी अच्छी खासी है। तो इसका मतलब अगर आप यहां पे सपोज अपना रेडियो सुन रहे हो एफ नोट पे, और गलती से आपका जो नोब है हल्का सा शिफ्ट हो गया इस तरफ, गलती से एकदम हिल गया, हाथ लग गया, हिल गया, तो फटाक से इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे भी आपको उसके करस्पॉन्डिंग पावर मिल जाएगी, इसी के करस्पॉन्डिंग जितनी पावर इसके अक्रॉस मिल रही है उतनी ही अप्रोक्सीमेटली पावर आपको इसके अक्रॉस मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब थोड़ा सा जैसे ही आपने हल्का सा भी उसको ट्विस्ट कर दिया, ठीक, तो मतलब फिर ऐसा होगा कि एक ही जगह पर तेरे को दो स्टेशन सुनाई देना स्टार्ट कर देंगे। सुना होगा ना, गाने सुनते थे कभी हम लोग, तो कभी कभी इधर विविध भारती चलता था, उधर जो है कोई दूसरा गाना चलता था, एक ही जगह पर दो सिग्नल आते थे, फिर हम सेट करते थे, हाँ सही हो गया। अक्सर जो मूवीज में सीन होते हैं, कभी 80s 90s 2000 के सीन दिखाई जाते हैं, तो उसमें ये चीज दिखाई जाती है कि बैठ के सेट कर रहे होते हैं ऐसे, गाना सेट हो गया बिल्कुल, ठीक, तो वही कहानी है। तो अगर सपोज मैं ऐसा बोलूं कि भाई साहब शार्पनेस कम है, मतलब खराब है चीजें, खराब क्यों है? बोले खराब है चीजें मतलब छोटी सी जगह में बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज ऐसी आ गई हैं जिनकी पावर जो है उस मैक्सिमम पावर के कंपेरेबल पावर आपको देखने के लिए मिल जा रही है। इसका मतलब जैसे ही आप वहां पे हल्का सा इधर ट्विस्ट करोगे थोड़ा सा भी, तो एक ही जगह पे आपको दो तीन चैनल एक साथ सुनाई देना स्टार्ट हो जाएंगे। वो कहेगा मेरी भी पावर अच्छी है, वो कहेगा मेरी भी तो अच्छी है, तो दोनों एक साथ बजेंगे, फिर तुझे एक साथ दो चैनल सुनाई देगा। तो ये घटिया बात होगी, बेकार बात होगी। इसलिए हम यहां पर एफएम में क्या होता है, शार्पनेस अच्छी खासी मिलती है, तो जब आप इसको सुन रहे होते हैं तो इसके आजू बाजू में कुछ भी यहां पर मिलता नहीं है, तो बेसिकली इसके आजू बाजू की फ्रीक्वेंसी अलॉट भी नहीं की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये बेसिकली इसके पीछे की कहानी है। लेकिन मैं बिलीव नहीं, मैंने जितना 15-20 मिनट में बोला ना, सब फालतू है, ठीक है, फालतू मतलब ठीक है, तू अपने मजे के लिए ले ले, लेकिन सवाल नहीं हो आएंगे इससे, सवाल तेरे अल्टीमेटली इससे ही आएंगे, ये जो मैं यहां पे लिख रहा हूं। खत्म कहानी। शार्पनेस ज्यादा, क्वालिटी ज्यादा, शार्पनेस कम, क्वालिटी कम। क्लियर है? मैं तेरी चैटिंग ऑन कर रहा हूं, समझ में आ गया तो भैया थंब अप टाइप कर दे जल्दी से। फील भी आ गई तुझे? अच्छा फील भी आ गई, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, फील आ गई, शाबाश, ठीक है सर। तो तू एक काम कर, ये पहले नोट कर जल्दी से, जल्दी फटाक से, जल्दी नोट करो, जल्दी। अब ये तो मैंने इतनी कहानी तो तेरे को समझा दी, सॉरी थोड़ा भावनाओं में बह गया था, थोड़ा और बह जाता तो और अंदर चले जाते, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ नोट करो। कुछ बच्चों को, अच्छा मैक्सिमम बच्चों को फील आ गया, बहुत ही बढ़िया। अल्टीमेटली तेरे को याद ही रखना है, बस केवल याद रखना है, ठीक है। मैं तुझे सारे सवाल दिखाता हूं, देख जेई एडवांस में तो आज तक इस पे सवाल आया ही नहीं है, जेई एडवांस में नहीं आया आज तक सवाल इस पे, ठीक है। तू जेई मेंस के सवाल देख ले, कैसे कैसे सवाल पूछे गए, तू देख देख।
मैं तेरे सब क्लास में कराऊं, नोट मत करना, बस देखते रहना। टू इंक्रीज द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी इन सीरीज एलसीआर, अच्छा एफ नॉट बराबर एक्सएल बाई आर या 1 अपॉन आर रूट एल बाई सी। सोर्स फ्रीक्वेंसी शुड बी इंक्रीज, ना कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अनदर रेजिस्टेंस शुड बी एडेड, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अनदर कैपेसिटर शुड बी एडेड इन सीरीज विद द फर्स्ट कैपेसिटर। अगर आप कैपेसिटर को सीरीज में लगाओगे तो सी कम हो जाएगा, याद है ना, सी इक्विवेलेंट है ना, C1 C2 बटे C1 प्लस C2, सी कम हो जाएगा तो F नॉट बढ़ जाएगा, खत्म। और सवाल ये देख, ये आई मैक्सिमम वर्सेस उसका ग्राफ प्लॉट करके दे दिया, सेम ऐसे ग्राफ प्लॉट करके दे दिया। इसका Z का कैसे होता था, ऐसा, ये Z वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ था। ये ओमेगा दे दिया, टेंशन मत लेना, जैसा फ्रीक्वेंसी वैसा ही ओमेगा, क्योंकि ओमेगा क्या होता है 2πf। तो तू ये बता, पीछे वाला सर्किट कैसा था, कैपेसिटिव, उधर वाला कैसा था, इंडक्टिव। आप चेक करके देख ले, कौन सा ऑप्शन सही है। टू द लेफ्ट ऑफ सर्किट इज मेनली कैपेसिटिव, करेक्ट, ठीक। टू द लेफ्ट इंडक्टिव, गलत। एट ओमेगा आर इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि Z की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी इस जगह पर Z की मिनिमम वैल्यू है और R के बराबर है, सही। एट ओमेगा इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इज 0, गलत। इंपीडेंस का मतलब है Z की वैल्यू R के बराबर है। ये सवाल मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप इस थ्योरी से समझ पाए कि सवाल का प्रेजेंटेशन आपके सामने कैसे आएगा। क्लियर है, क्लियर है, ओके। कुछ गलती कर दी क्या मैंने, संभाल लिया कह रहे हो, कुछ गलती कर दी क्या है? अरे यार जल्दीबाजी में हो सकता है कुछ गलती कर दी हो भाई, है? सही तो है थर्ड ऑप्शन। अनदर कैपेसिटर शुड बी एडेड इन सीरीज, कैपेसिटर को सीरीज में ऐड करते थे तो हम क्या लिखते थे, सी इक्विवेलेंट C1 C2 बटे C1 प्लस C2। तो सी इक्विवेलेंट कम हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट कम हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब वो कह रहा है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, सही तो है। अच्छा एफ का फॉर्मूला है, एफ नॉट का, यही तो था, एल बाई सी, यही तो था। अच्छा अच्छा, सॉरी, ये क्वालिटी फैक्टर है, ओके 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 ओके, ये क्वालिटी फैक्टर है, समझ गया मैं, तेरी गलती समझ गया, मेरी गलती समझ गया मैं, क्वालिटी फैक्टर एक्सएल बाई आर, ये क्वालिटी फैक्टर है। टू इंक्रीज द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, अच्छा ओके। अरे यार मैं भी क्या बोल रहा हूं यार, सॉरी। हाँ ओहो, जल्दबाजी के चक्कर में ऐसा हो गया, मैं आराम से कर लेता हूं। देख एफ नॉट बराबर 1/2 रूट एल सी, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो आप यहां पर सी की वैल्यू को बढ़ाओगे ना, तो सी की वैल्यू को घटाओगे ना तो एफ नॉट की वैल्यू बढ़ जाएगी। यस नाउ आई एम ओके, तू भी समझ गया। अभी और देखना इसके सवाल, देख और देख, ढूंढ के इसके सवाल में यहां पर लाया तो बहुत सारे था आज में। जैसे ये सवाल आ गया था, देख, बोले सर जब एक्सएल इज ग्रेटर देन, ये क्या एक्सी, सर एक्सएल अगर एक्सी से बड़ा हो गया तो सर्किट कैसा हो गया था, प्योरली इंडक्टिव, यहां पे इंडक्टिव सर्किट हो गया था। जब एक्सएल बराबर एक्सी हो गया था, ये एक्सएल बराबर एक्सी कर दिया तो ये कैसा हो गया, सर रेजोनेंस हो गया। ये तो सर इसमें क्या हुआ था, वो सारी कहानी हो गई थी सर, जिधर आई था उधर आर हो जाएगा, इसका मतलब करंट और बी सब सेम हो जाएगा इसमें, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मतलब सर एक्सएल बराबर एक्सी। अब तू मैच करके देख ले, मैं तो सबसे पहले बी पर अटैक मारूंगा। अगर बी होता है एक्सएल बराबर एक्सी होता है, ठीक है, तो रेजोनेंस होता था, करंट इज ए फेज ऑफ ईएमएफ, बिल्कुल सही, बी का पहला मैच कर गया। करंट बिहाइंड ना, मैक्सिमम करंट अकर, मैक्सिमम करंट अकर, हाँ भैया सही बात कह रहे हो, मैक्सिमम करंट भी अकर कर जाएगा इसके लिए, ठीक। करंट लीज द ईएमएफ नहीं। इसके बाद आई थिंक आप यहां से सवाल कर सकते हो, बी का ऑप्शन बने, इसका मतलब थर्ड वाला कैंसिल आउट हो गया। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में डी में आप क्या बोलोगे, सर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी तो करंट तो उसके फेज में आई जाएगा, तो डी का 1 भी होना चाहिए। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, नहीं डी का एक मिनट, डी के लिए अगर अपन बात करेंगे तो डी के लिए हमारे सामने क्या जाएगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर करंट तो जाएगा ही फेज में, पहला भी ऑप्शन सही है और तीसरा भी सही है, ये दोनों ऑप्शन सही जा रहे हैं, मैक्सिमम करंट भी आएगा, इसके लिए भी पहला ऑप्शन सही है, इसके लिए भी तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो मुझे लगता है इन दोनों से ही तू पता लगा लेगा कि कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है, ठीक है बंधु, ओके। हाँ ये वैसे गलत हो गया, एक ऑप्शन बच गया, ये ऑप्शन, ठीक है। चलो और देखते हैं, और सवाल देखते हैं। और देखे, ये देख, इन एलसीआर सर्किट इफ वी चेंज द रेजिस्टेंस ओनली लोअर टू हायर वैल्यू, अगर मैं रेजिस्टेंस को लोअर से हायर ले जाऊं, मतलब रेजिस्टेंस को बढ़ाऊंगा, तो इसका मतलब शार्पनेस घटेगी, इसका मतलब क्वालिटी फैक्टर घटेगा। आप सवाल देख ले, अच्छा और क्वालिटी फैक्टर क्या था सर, एफ आर अपॉन डेल्टा एफ, यही था ना, अभी फॉर्मूला देखा था हम लोगों ने, मतलब ठीक है, तो इसका मतलब क्वालिटी फैक्टर कम होगा, इसका मतलब डेल्टा एफ बढ़ जाएगा। अब तू समझ गया ना, बैंडविड्थ बढ़ जाएगी, मतलब वो फॉर्मूला बेस उसने खेल दिया, बैंडविड्थ ऑफ द रेजोनेंस सर्किट विल इंक्रीज, यस करेक्ट ऑप्शन, ठीक। या फिर तू ऐसा समझ ले, अब यार हम चाहते हैं आर कम से कम रहे, रुकना एक मिनट, मैं इसको ना खोपचे में लिखा देता हूं, एसकेसी, बड़ा बढ़िया, बहुत मदद हो जाएगी तेरी फ्यूचर में, यहां पे लिखा देता हूं, हम अच्छी क्वालिटी के लिए, बस ये लाइन याद रख लेना, चाहते हैं आर कम रहे, बस ये लाइन याद रख ले। हम सब चाहते हैं रेजिस्टेंस कम रहे, दुनियादारी में भी चाहते हैं भाई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, कम रहे यार, ठीक है, तो ऐसे याद रख ले, अच्छी क्वालिटी के लिए हम चाहते हैं कि आर कम होगा, शार्पनेस ज्यादा होगा, क्वालिटी ज्यादा होगी, समझ आ रही बात,
ठीक है सर, अब बैंडविड्थ उसके बाद कम हो जाएगी, अब तो उसके बाद क्वालिटी ज्यादा बैंडविड्थ कम, अब वो वाला सवाल भी तुझसे हो गया होगा। और होल्ड कर 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 होल्ड कर, और देखता हूं, रुक जा। ये देख, उसने बोला एन आरएलसी सर्किट ड्राइवन वोल्टेज एम्पलीट्यूड वीएम एंड फ्रीक्वेंसी फलाना ढिंगाना, करंट एक्स विद रेजोनेंस, क्वालिटी फैक्टर एक्सएल बाई आर, खत्म। नेक्स्ट, एक्सएल बाई आर, एल ओमेगा बाई आर, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। देख और देख, ये देख अगला सवाल, एसी सर्किट आर दे दिया, सी दे दिया, एल दे दिया, कनेक्टेड इन सीरीज, क्वालिटी फैक्टर सर 1 अपॉन आर रूट एल बाई सी, खत्म। आर कितना है 100, एल कितना है 80 इंटू 10 टू की पावर -3, सी कितना है 2 इंटू 10 टू पावर -6। ये आया हुआ सवाल है, सॉल्व कर लीजिएगा, इसके बाद आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है, सॉल्व कर ही ले पूरा, 1/100 सर, ये ऊपर 3 जीरो चले जाएंगे, 20 ये 40, 40 के आगे 3 जीरो, 40 के आगे 3 जीरो का अंडर रूट, ये 2 जीरो बाहर आ गए, ये आ गया 200, आई थिंक 200/2 बराबर 2, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, और रुक, देख उसने बोला इन ए सीरीज एलसीआर सर्किट डिजाइन टू रेजोनेंस एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी इतना, अच्छा इसका मतलब ओमेगा नॉट की वैल्यू दे दी, ओमेगा नॉट क्या होगा 2 पाई एफ नॉट, जो कि दे रखी है 10 टू द पावर 5। उन्होंने बोला सर्किट ड्रॉ द इतना पावर टू इतना सोर्स एट रेजोनेंस, द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस बता दो। कितने छोटे छोटे सवाल है, सिंपल फॉर्मूला बेस। तो कहेगा अच्छा, बोले सर जी वो कहना चाह रहा है सर सर्किट में इतनी पावर हुई है तो पावर बराबर क्या होगा, बोले सर पावर बराबर आप लिख सकते हो यहां पर सर ईआरएमएस आईआरएमएस इंटू कॉस अल्फा, ये तो सबके लिए फॉर्मूला वैलिड है। वो अलग बात है कि रेजोनेंस में कॉस अल्फा की वैल्यू बन हो जाएगी, ठीक है सर जी। अब आई थिंक तू बड़े आराम से लिख सकता है, पावर कितनी है 16, ठीक है सर जी ओके। तो मेरे हिसाब से मैं इसको पावर और बी दे रखा है, तो मैं लिख देता हूं ईआरएमएस इंटू आईआरएमएस की जगह लिख सकता हूं ईआरएमएस अपॉन सेट। अब तू चेक करके बता, 16 बराबर ईआरएमएस कितना दे रखा है 120 गुणा 120 बटे जेड, तो जेड बराबर कितना आ जाएगा 120 गुणा 120 बटे 16, काटापटी करिए 4 से काटिए, 4 12 4 12 3 30 30 900, तो जेड की वैल्यू आ गई है मेरे भाई 900। पूछा क्या उसने आर, तो सर जो जेड आएगा वही जेड आर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है जो कि क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है। अब तुम कर लोगे ना, तुम्हारे ऊपर छोड़ दो सवाल में, छोटे छोटे सवाल, एडवांस में आया नहीं है, एडवांस में नहीं पूछा गया है, ठीक है ये चीज है। अब देख ले, अब तू खुद ही करना है यार, है ना, ठीक है। ये देख इन एलसीआर सर्किट क्वालिटी फैक्टर मेजर टू दी इतना, क्वालिटी फैक्टर 100 है, ठीक है, क्यू बराबर 100, ओके ठीक है। इफ द इंडक्टेंस इंक्रीज बाय, अच्छा सब 1 अपॉन आर रूट एल बाई सी, ठीक है। इंडक्टेंस इंक्रीज बाय 2 फोल्ड, इसका मतलब एल की वैल्यू को 12 कर दिया, एंड रेजिस्टेंस डिक्रीज बाय 2 फोल्ड, रेजिस्टेंस की वैल्यू आर की वैल्यू आर बाय 2 कर दिया, देन क्वालिटी फैक्टर आफ्टर दिस चेंज निकाल सकते हो यार, क्या है। ये देख इन a sinusoidal voltage applied to LCR circuit, R दे दिया, L दे दिया, C दे दिया, power dissipated in resonance condition। ये देख power dissipated in resonance condition, power dissipated क्या लिखेगा सर ERMS IRMS into cos alpha, बेसिक फॉर्मूला ये था सर। ERMS दे रखा है 250, सर IRMS क्या लिखोगे ERMS अपॉन Z, cos alpha की वैल्यू 1, और सर रेजोनेंस वाले केस में सर Z की वैल्यू R हो जाती थी, आंसर इज 250 गुणा 250 बटे R, R की वैल्यू कितनी है 8, खत्म सवाल। नियरेस्ट इंटीजर में आप आंसर लिख दीजिएगा, इसका जो भी आंसर जाएगा किलोवाट में, आप समझ रहे हो ना। ऐसे ही सवाल जो है आपको यहां पर लपेटने रहेंगे। ये देख खैर तो पावर फैक्टर का है, पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंस, फिर से सेम सवाल, फिर से सेम सवाल, ठीक है। डिसिपेटेड एट रेजोनेंस, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, देख पावर डिसिपेट क्या लिखूंगा ईआरएमएस आईआरएमएस जेड, जेड की वैल्यू 5, खत्म। अब क्या कर ले 25, ये कितना हो गया 50 गुणा 250, 250 गुणा 50 बराबर 125 का आगे डबल जीरो, 10 टू की पावर 2 में कह रहा है, इसका मतलब 125 इंटू 10 टू की पावर 2 125। मतलब सर आप ये क्यों दिखा रहे हो, मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि सवाल हम पढ़ते भले कुछ हो, लेकिन सवाल एक ही पैटर्न पे बार बार सवाल पूछे जा रहा है, बार बार एक ही पैटर्न पर, ठीक है। ये सवाल देख रहे 3 बार रिपीट हो चुका है, देखिए सेम सवाल, ये पावर निकाल लेगा बीआरएमएस आईआरएमएस इनटू कॉस अल्फा। अच्छा तो इतना बता दे, क्या बीआरएमएस आईआरएमएस कॉस अल्फा जो पावर का फॉर्मूला मैंने लिखाया है, क्या ये रेजोनेंस के लिए वैलिड है या सबके लिए वैलिड है, तू ये बता दे बस मुझे। देख छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो संभाल लेना, ठीक है। ये सारे सवाल तुम्हें करने घर पे जाके, ठीक, तो ये बता दे है, तो ये सबके लिए वैलिड है। रेजोनेंस में तो और सवाल आसान बन जाता है, पावर जो है एवरेज पावर हम लोगों ने कल देखा था, पावर सप्लाई बाय द सोर्स या पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टेंस। अच्छा ये चीज भी देखी थी कल हम लोगों ने, कल हमने देखा था पावर सप्लाई बाय द सोर्स निकाला था बीआरएमएस आईआरएमएस इनटू कॉस अल्फा, और पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस देखा था, तो वो भी सेम आया था, याद कर मैंने बताया था कल, बोला था कि तेरे लिए चीज आसान हो गई है कि दोनों फॉर्मूले सेम आ रहे हैं। इसका मतलब सोर्स के द्वारा जितनी पावर सप्लाई करी जा रही होगी वो सब रेजिस्टेंस के अंदर डिसिपेट हो जा रही है, क्योंकि कैपेसिटर और इंडक्टर के अक्रॉस कभी पावर लॉस होता ही नहीं है, वो तो दीदी है दोनों की दोनों, कैपेसिटर अलग इंडक्टर अलग, वो दोनों दीदी अलग है, ठीक है। हाँ तो इसका मतलब ये तो आप सबके लिए लगा सकते हो ईआरएमएस आईआरएमएस इनटू कॉस अल्फा, लेकिन अगर आप रेजोनेंस के लिए लगा रहे हो तो सवाल और आसान हो गया कि कॉस अल्फा की वैल्यू बनोगे, ठीक है, और आईआरएमएस की वैल्यू ईआरएमएस अपॉन जेड, में जेड की जगह बस आर लिखना है, जेड की जगह बस आर लिखना है, ठीक है। चल ये अब तो खुद करना यार, मेरा तो मन कर रहा था सारी कराई था तुझे यहीं पर मैं, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत खुद भी दिमाग लगा। सर वाटलेस करंट फ्लो इन द एसी सर्किट, देन सर्किट इज वाटलेस करंट का मतलब क्या है सर आईआरएमएस इनटू साइन अल्फा, सर ये फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये जीरो नहीं है, ठीक है, इसका मतलब साइन अल्फा जीरो नहीं है, मतलब अल्फा जीरो नहीं है। अब तो चेक करके देख ले, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट सर अल्फा बराबर इसमें क्या होता है जीरो होता है, गलत। सर प्योरली इंडक्टिव सर्किट अल्फा बराबर क्या होता है 90 होता है, सही। एलसीआर सर्किट ओनली ओनली है तो ये भी गलत हो जाएगा, आरसी सर्किट ओनली है तो ये भी गलत हो जाएगा।
इंडक्टर एल, कैपेसिटर इतना, रेजिस्टेंस इतना, आर कनेक्टेड इन सीरीज विद 220 वोल्ट सोर्स इफ द करंट इज इन फेज विद द ईएमएफ। आपको ऐसे लैंग्वेज क्रैक करनी पड़ेगी। करंट ईएमएफ के फेज में है, और करंट अगर ईएमएफ के फेज में है तो इसका मतलब आप समझ जाना कि रेजोनेंस हो रहा है। क्या पूछ लिया उसने? फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स। सर एक्सएल बराबर एक्सी या एफ नॉट बराबर 1/2 पाई रूट एल बाई, सॉरी 1/2 पाई 1/√ रूट एल सी। एल की वैल्यू इतनी, 5 × 10⁻⁴, टी की वैल्यू इतनी, 2 × 10⁻⁴। सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब तो खुद करना भाई, बहुत करा दिया मैंने सवाल, अब तो खुद कर लेना, ठीक है। चल छोड़ यार। अच्छा ये भी है इन द सर्किट ऑन द डायग्राम रेजिस्टेंस ऑफ क्वालिटी फैक्टर एंड द बैंडविड्थ। कहां गेम खेल दिया उसने? रेशिएंस ऑफ रेशियो ऑफ क्वालिटी फैक्टर एंड द बैंडविड्थ। एक लाइन का सवाल, इंफॉर्मेशन बेस्ड सवाल। बोले क्वालिटी फैक्टर बैंडविड्थ कहां से आ गया? मैंने याद कर, क्वालिटी फैक्टर बराबर एफ नॉट बटे डेल्टा एफ। ये पढ़ा था ना हमने, करना इसके बाद खुद से, ठीक है। इसको गोला बना रहा हूं मैं, इसको डिस्कस करेंगे। चल खैर, अब मैं यहां से आगे निकल रहा हूं, ठीक है। बहुत हो गई सारी चीजें, लौट के वापस आते हैं यहां पर। आई थिंक आर्टिकल में तेरे को मजा आ गया होगा, ठीक है। जल्दी से, इसमें कोई चीज नहीं लिख पाया तो लिख ले भाई। यार एक एडवांस का सवाल हो रहा है, वो अब आज डिस्कस कर सकता हूं मैं। रुक जा यार, है ना, रुक जा। एडवांस का सवाल है, वो डिस्कस कर देता हूं मैं। कहां था वो? कल जो हम लोग ठीक से डिस्कस नहीं कर पाए थे क्योंकि कल इंफॉर्मेशन हमने पढ़ी नहीं थी। ये वाला सवाल, जे एडवांस 2017। अब मैं इसको डिस्कस कर सकता हूं, तू समझ लेगा, मस्त देख ध्यान समझ। वो ये कहना चाह रहा है कि एल बराबर इतना, सी बराबर इतना, आर बराबर इतना, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एसी सोर्स इतना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट? पहला, फ्रीक्वेंसी एट व्हिच करंट विल बी इन फेज विद द वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। बिल्कुल सही बात है। अब तू खुद बता, ये एडवांस का सवाल है। जिसने एक बार बता, वो फ्रीक्वेंसी जिस पर जो करंट है वो सेम फेज में आ जाए किसके? वीनेट के। इसका मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहा है, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वो आर पे डिपेंड नहीं करती, वो तो एल और सी पे डिपेंड कर रही थी। इसका मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट। दूसरा, अगर ओमेगा 0 हो तो ये हम लोग आज पढ़ चुके हैं कि सर हमने देखा था कि जब फ्रीक्वेंसी 0 थी तो ओमेगा 0 था, ओमेगा 0 था तो एक्सएल बराबर एल ओमेगा। सर ये 0 हो गया था, और एक्सी कितना हो गया था? सर ये इन्फिनिटी हो गया। कुल मिलाकर फ्रीक्वेंसी 0 है तो सर जेड भी तो 0 हो गया था, सॉरी जेड इन्फिनिटी हो गया था, तो करंट 0 हो गया था। आज ही ग्राफ बनाया था, मैक्सिमम प्रकाश। तो इसका मतलब अगर आप ओमेगा को 0 करोगे तो करंट फ्लो थ्रू द सर्किट बिकम नियरली 0। करेक्ट। 4 नंबर मिल गए जिस बच्चे ने सवाल कर दिए होंगे, दोनों सही। 4 नंबर एडवांस का सवाल है। ज्यादा सवाल अल्टरनेटिंग करंट में एडवांस से पूछे नहीं गए, नहीं पूछे गए ज्यादा, बहुत ही कम सवाल पूछे गए, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है ओमेगा की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है। अब इसके बाद तुम खुद कर लेना। अच्छा देख, ओमेगा की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो सर्किट बिहेव एज लाइक कैपेसिटर, इंडक्टर ही जाएगा वो, याद है ना। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम पर कैपेसिटर था, उसके बाद इंडक्टर था। तो पैसे तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालना चाहिए। अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करेगा? सर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए निकालना पड़ेगा 1/2 पाई रूट एल सी। सॉल्व करना मत, लेकिन एल और सी की वैल्यू पुट करेगा तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आएगी। तो यहां जो भी डेटा दे देता, अगर एडवांस वाले सवाल, ये एडवांस का क्वेश्चन, अगर इसको और मुश्किल बनाना होता तो वो यहां लिख देता कि ओमेगा इज ग्रेटर देन 6750। अगर ओमेगा 6406 या 65372 से ज्यादा है, मतलब तो समझ, मुझे यहां से एफ नॉट निकालना पड़ता। मान ले एफ नॉट आ गया 1 लाख, और ये कहता कि ओमेगा 1 लाख से ज्यादा है तो सर्किट का नेचर कैसा हो जाता? इंडक्टिव। और 1 लाख से कम है तो कैसा हो जाता? कैपेसिटिव। और अगर 1 लाख के बराबर हो जाता तो कैसा हो जाता? रेसिस्टिव। रेजोनेंस, एक्सएल बराबर एक्सआर, जेड बराबर आर, आई इज आई नॉट इज मैक्सिमम। डी, करंट विल बी इन फेज विद वोल्टेज इफ ओमेगा बराबर इतना। अब ये बड़ा अच्छा सवाल है, सर किस ओमेगा पर करंट इसके फेज में होगा? तो इसका मतलब सर ये तो तब होगा जब ओमेगा बराबर 1/√ रूट एल सी हो जाएगा। एक्सएल बराबर एक्सी, तो भैया चेक करिए यहां पर एक्सएल कितना है सर, रूट एल सी। एल कितना है? 10⁻⁶। सी कितना है? 10⁻⁶। ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁶ बन जाएगा। तो 10⁻⁶ पर देख कितना बढ़िया डाटा है, 10 लाख पर ओमेगा की वैल्यू अगर 10 लाख रखेंगे, एक्सएल बराबर एक्सी हो जाएगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी इस जगह पर, और यहां पर जो है वो रेजोनेंस का पूरा ग्राफ आ जाएगा। ये 10⁴ कह रहा है, इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है। ये एडवांस का सवाल है, अभी देख लेता हूं एक आध सवाल और मिल जाए एडवांस का तो, ठीक है। चल एडवांस के सवाल एक साथ बाद में देख लेंगे, ठीक है। ये तो बहुत ही लल्लू सवाल है। ये देख रहा है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एक्स वाई जेड में ऐसे दे रखे हैं, आइडियल वोल्टमीटर कॉन्फ़िगर टू रीड आरएमएस वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल कनेक्टेड विद एक्स एंड वाई। वो कह रहा है एक्स और वाई के बीच में मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, मतलब वीएक्स माइनस वीवाई चाहिए सपोज। वो कह रहा है चलो ये बताओ वीएक्स वाई बताओ कितना होगा, मतलब वीएक्स माइनस वीवाई निकलवाना चाह रहा है। इसका मतलब वो जानना चाहता है वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 2π/3। वो कहना चाह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बता दो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल। मतलब अगर वो वी एक्स वाई कह रहा है तो एक्स और वाई के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस बता दो। मतलब आपको ये वाला सवाल सॉल्व करके देना है फेजर से। एक लाइन में आप बोलोगे साइन ओमेगा टी की तरफ वी नॉट मान लो, तो सर क्योंकि ये माइनस है, अगर ये प्लस होता, ये कितना एंगल है 120 डिग्री, तो इसका मतलब अगर ये प्लस होता तो 120 डिग्री मैं इधर दिखाता, लेकिन क्योंकि ये माइनस है इधर दिखा दूंगा, ये पीछे 60 आ जाएगा वी नॉट। आ रही बात समझ में? इसके बाद आई थिंक आप सवाल कर लोगे इसको। ये भी देख रहा है, ये भी क्या सिंपल सवाल था यार, ठीक है। अब वीनेट क्या होगा? बोले वीनेट इधर निकलेगा सर, कितना आएगा वीनेट? बोले वीनेट बराबर सर वी नॉट 60 डिग्री पर है तो वी नॉट √3, ठीक है सर जी, साइन ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री, खत्म कहानी। अब इसकी आरएमएस वैल्यू पूछ ली तो वी नॉट √3/√2, वी नॉट तो ना आ रहा, गलत।
उसी प्रकार से सारे सवाल होंगे, ठीक। उसी प्रकार से देख के कहना कि जा रहा है सर वाई और जेड के बीच का बताओ, मैंने वाई और जेड के बीच का देख वी वाई माइनस बी जेड कह रहा वो, इसका मतलब वो कहना चाह रहा है बी वाई माइनस बी जेड, तो इसमें से इसको घटाना है, ठीक है सर जी। तो देख सर ये साइन ओमेगा टी वाली लाइन मान लो, तो इसमें से इसको घटाना है, तो सर 2π/3 कितना होता है 120 डिग्री, तो इधर तो हो गया बी नॉट, ठीक है सर। और ये कितना हो गया, इसके बाद कर लेगा ना, इसके बाद मैं तेरे ऊपर छोड़ रहा हूं, नहीं होगा तो मैं डिस्कस करा दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। एडवांस का एक सवाल लिया आया था, आई होप आपने ट्राई किया होगा, नहीं किया तो मैं करा, इसमें क्या क्या कहानी होगी इंडिपेंडेंट, आई थिंक खेल सकता है सवाल के साथ तू, ठीक है। इसमें करंट वरन निकाल लेगा सब, इसमें भी करंट वरन निकाल लेगा, इसमें i1 आ जाएगा, इसमें i2 हो जाएगा, इसमें i1 आ गया, इसमें i2 आ गया, तो i नेट पूछ रहा है, तो उन दोनों का रिजल्ट है, खेलो सवालों के साथ, नहीं होगा तो मैं करा दूंगा। खैर लौट के वापस आते हैं। मेरे हिसाब से आज तेरा वो डर खत्म हो गया होगा जरूर, डेफिनेटली, है ना। ये क्या रेडियो मिर्ची वगैरह का डर, अक्सर ये बच्चों के दिमाग में डर बना रहता है यार, समझ में नहीं आता ग्राफ किसी को ऑफलाइन में, तो भाई साहब हमारे बैच में किसी को समझ में नहीं आता, ठीक है, हमें समझ में नहीं आता होता कैसे है, कैसे इसमें होगा काम है, कैसे इसमें फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है ना, क्यों इसमें कर रखा है, ठीक है। तो टाइम हो गया, मुझे लग रहा है 8 बज गए, तो है ना मेरे को क्लास अब छोड़नी पड़ेगी, है ना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो कल अपन लोग इसको समेट देंगे, ठीक है। तो तू बोले तो मैं वो संभाल लिया, और क्या गलती कर दी, कुछ गलती कर दी क्या है, बता दे भाई किसमें गलती कर दी। ट्रांसफॉर्मर करा देता हूं मैं, तू बोल तो ट्रांसफॉर्मर करा दूं, 15 मिनट का है, ये कल करें, संभाल लिया कह रहा, तो यार मैंने कुछ गलती कर दी यार, कोई बात नहीं यार, मैं जिस स्पीड से बोलता हूं ना, कभी कभी हो जाता होगा, हाँ। कहां तू ये तो बता दे सर, वहां गलती कर दी सर, उस सवाल में गलती कर दी, आप ये बता दो। अगर जे एडवांस के क्वेश्चन तो मैं डिस्कस कर दूंगा दोबारा, उसकी टेंशन मत ले तू, है 120 कहां गलती कर दी, इसमें तो नहीं कह रहा तू, इस सवाल में तो नहीं कह रहा है। 2π/3 कितना होता है, 120 ही तो होता है बे। एक तो इसका आंसर नहीं पता मेरे को, आंसर कितना है, आंसर सीओडी, अबे लिखा तो है आंसर सीओडी, हाँ हाँ। अबे आप यार, याद मैच तो कर गया यार, हमारा हमारा ये तो मैच किया था यार, ये गलत हुआ था, याद कर, √3/2 तो आया था, सही है, कोई गलती नहीं है। एंगल 120, ओहो, सुन 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 सुन, दो वेक्टर अगर 120 डिग्री पर होते थे तो उनका रिजल्टेंट बीच में से निकलता था। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये B1 है और ये B2 है, तो आप हमको बताओ फाइंड B1 माइनस B2, आप हमको B1 माइनस B2 बताओ ना कि B1 प्लस B2 बताओ। तुम्हारी सबकी आदत B1 प्लस B2 निकालने की है, मैं B1 माइनस B2 पूछ रहा हूं, डिफरेंस पूछ रहा हूं, डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस। तो अब आप क्या बोलोगे सर, ये तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो सर B0 साइन इन दोनों को घटाना है सर, तो इसका मतलब आप ऐसे समझो ना B1 ये है ना। तो अब बताओ साइन ओमेगा टी वाली लाइन की तरफ कौन आ गया, B0 आ गया, ये वाला B0। अब ये 120 उधर जाता अगर अपन जोड़ते तो, लेकिन अपन जोड़ नहीं रहे, अपन माइनस को घटा रहे, तो ये माइनस है, तो इसका मतलब उधर जाता, इसका मतलब अपोजिट साइड लोगे ना इस तरफ, ये 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि उधर 120 था, उस तरफ 120 था। अगर आप जोड़ रहे होते तो मैं सही मान लेता, ये 120 था, तो जोड़ आप घटा रहे हो ना, इसमें से इसको घटा रहे हो, मतलब B1 में माइनस B2 जोड़ रहे हो, तो इसलिए ये जो रिजल्टेंट आएगा V0 इस तरफ आएगा, V0 √3 पीछे की तरफ आ जाएगा 30 डिग्री, तो इसका मतलब आंसर विल बी V0 √3 साइन ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री। तो इसकी आरएमएस वैल्यू कितनी हो जाएगी, आरएमएस मैक्सिमम वैल्यू बाई √2, तो V0 √3/√2, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि उसने क्या पूछा है, आरएमएस वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल, वो डिफरेंस पूछ रहा है, वो एडिशन नहीं पूछ रहा है, वो डिफरेंस पूछ रहा है। अच्छा हुआ तुमने डाउट पूछ लिया, क्योंकि ये डाउट मैंने अच्छे अच्छे बच्चों को गलत करते हुए देखा है, वो जोड़ देते हैं इस सवाल, वो जोड़ देते V1 प्लस V2 निकाल देते हैं, मतलब यहां से अगर वो VXY कह रहा है तो इसका मतलब VX माइनस VY के बारे में बात कर रहा है, X में से इसको घटाने की बात कर रहा है, ना कि जोड़ने की बात कर रहा है, समझ गए। शाबाश, अच्छा डाउट पूछा तुमने जिसने भी पूछा, ठीक है, ये अक्सर सबसे गलती हो जाती है ना। तो इसका मतलब समोसा मैंने नहीं खाया था, समोसा तूने खाया था, ठीक है। चल बेटा मिलते हैं कल की क्लास में, आई होप आज की क्लास में बहुत मजा आया होगा, ठीक है। एक बहुत ही ये टफ आर्टिकल माना जाता है, ऑफलाइन क्लास में अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आता, तो आज तूने मजे मजे में सारा रिवाइज कर लिया। मैं एक बार 2 मिनट में सबको रिवाइज करा देता हूं, बेटा ध्यान से सुन, जो जाना चाहे चला जाए, 2 मिनट में सबको रिवाइज कराता हूं, स्टार्ट करूं, है ठीक है सर, ओके मैं इसको बंद कर देता हूं।
2 मिनट के अंदर सारी बातें रिवाइज करा देता हूं, ठीक है। देख, z बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे z अलग अलग होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि भाई ये बताओ z की मिनिमम वैल्यू कब आएगी। तो आप बोलोगे सर किसी भी z की किसी भी सर्किट के लिए आप z की मिनिमम वैल्यू निकालना चाहो आरएलसी सर्किट में, तो एक्सएल बराबर एक्सी कर दो मैथमेटिकली। एक्सएल बराबर एक्सी कर दिया तो एल ओमेगा बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी कर दिया, ओमेगा बराबर 1 अपॉन रूट एल सी आ गया। दैट मींस फ्रीक्वेंसी बराबर आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी बराबर आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी। इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी पर z की वैल्यू मिनिमम होती है और z की मिनिमम वैल्यू कितनी आई, z की मिनिमम वैल्यू r के बराबर आ गई। जब z की वैल्यू r के बराबर आ गई तो इसका मतलब ये सर्किट कैसे बिहेव कर रहा है, एक तरह से रेसिस्टेंस की तरह, रेसिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, जैसे कि उसमें एल और सी है ही नहीं, उसमें केवल आर आर है, कुछ इस तरीके से बिहेव कर रहा है, ठीक। अब इसमें क्या हुआ, z की वैल्यू मिनिमम आ गई, कितनी आ गई, r के बराबर आ गई, तो इसमें जो करंट एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम आ गया। और मैक्सिमम कितना होता है सर, आई नॉट होता था ई नॉट अपॉन z, तो z की जगह तू r लिख सकता है, तो यहां पर आई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, ई नॉट अपॉन r आ गई, ठीक है सर जी। सर यहां पर जब एक्सएल बराबर एक्सी हो गया तो tan अल्फा बराबर एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन r करेंगे तो tan अल्फा 0 मिल जाएगा, tan अल्फा 0 मिल गया तो अल्फा 0 हो गया, अल्फा 0 हो गया तो cos अल्फा cos 0 बिकम 1, तो इसका मतलब पावर फैक्टर तेरा बना गया। इसका मतलब यहां पर पावर फैक्टर की वैल्यू 1 होगी, पावर भी मैक्सिमम देखने के लिए मिली हमको, ठीक। ये हम लोग भी देख चुके हैं हम लोग, ठीक है सर जी। फिर उसके बाद जब और हम लोगों ने इसके अंदर डिटेल के अंदर घुसे तो फिर हम लोगों ने कुछ टर्म डिफाइन किए, जैसे एक आया हमारे लिए क्वालिटी फैक्टर। तो हमने काम की बात यह है कि भैया अच्छी क्वालिटी के लिए रेजिस्टेंस को कम रखना है। मैंने ये लाइन आपको लिखा दी है, बस आप वही लाइन को कैच कर लो, कभी भूल भुला गए, हम चाहते हैं कि रेजिस्टेंस कम रहे, ठीक, ठीक है सर जी। तो हमने फिर वहां पे क्वालिटी फैक्टर डिफाइन करा, उसका रिजल्ट क्या निकल के आया कि सर आर जितना कम होगा शार्पनेस उतनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा शार्पनेस होगी उतना ज्यादा अच्छा सर्किट होगा, मतलब उतना ज्यादा अच्छी क्वालिटी होगी, हमें आजू बाजू के स्टेशन नहीं सुनाई देंगे, पर्टिकुलर वही सुनाई देगा जैसे कि एफएम में होता है, ठीक है सर जी, ओके। उसके बाद फिर हम लोग क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन कैसे किया था सर, कई तरह से डिफाइन कर सकते हो। एक तरीके से हमने पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर दिया था कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर बटे सप्लाई, वोल्टेज सप्लाई जो था ना, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर बटे वोल्टेज सप्लाई, मतलब कुल मिला के जब हमने लिखा I इंटू आई आरएमएस इंटू एक्सएल अपॉन आई आरएमएस इंटू जेड, तो सॉल्व करके इतना आया क्वालिटी फैक्टर बराबर एक्सएल बाई आर, या तो एक्सएल बाई आर या एक्सी बाई आर या 1 अपॉन आर अंडर रूट एल बाई सी। ये क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला था जिसमें भी सवाल हमने देखे थे। बैंडविड्थ के साथ रिलेशन में क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, वो होता है एफ नॉट बटे डेल्टा एफ। मुझसे भी गलती होगी थी ये चीज, आपके साथ भी हो सकती है, कभी आप ये भूल जाओ तो क्वालिटी फैक्टर में बैंडविड्थ ऊपर आता था या नीचे आता था, तो आप इसको ऐसे याद रखो, बैंडविड्थ जितना कम रहेगी उतना ग्राफ शार्प बनेगा, उतना अच्छा ग्राफ बनेगा, क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। इसका मतलब बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर का रिलेशन इनवर्सली रखना है। इसको ऐसे याद करना कि बैंडविड्थ जितनी कम रहेगी, जितनी कम बैंडविड्थ रहेगी, ग्राफ उतना ज्यादा शार्प बनेगा, जितना शार्प बनेगा, जितनी उसकी चोटी होगी अच्छी खासी, उतना हमारे लिए अच्छा है, आजू बाजू के स्टेशन सुनाई नहीं देंगे, ठीक है सर जी, ठीक है सर, ओके। तो इसका मतलब बैंडविड्थ वाला टर्म नीचे आया था, तो कुल मिलाकर प्रॉपर फॉर्मूला क्या बना था, एफ नॉट अपॉन डेल्टा एफ। डेल्टा एफ मतलब F2 माइनस F1, F2 F1 आर द हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। मतलब सर एफ नॉट, सर जब फ्रीक्वेंसी एफ नॉट थी तब जो पावर मिली थी उसकी आधी पावर किन दो फ्रीक्वेंसी पर मिल रही है। मतलब सर जब एफ नॉट था तो करंट अगर आई नॉट था तो आई नॉट बाई रूट 2 जब करंट होगा तो किन दो फ्रीक्वेंसी पर होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है करंट का एम्पलीट्यूड भी तो आपके कंट्रोल में है ना। अगर आप Z को कंट्रोल कर सकते हो